तो मुझे ये बात यहाँ पर आप सभी से शेयर करने की इच्छा हो रही है, क्योंकि प्रसन्न आत्मा, इसकी बात हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये हमारे मन में एक विचार तो था, एक सोच भी था, एक प्रश्न भी था। लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान काफी लोगों ने अपने अपने धर्म के प्रति, अपने अपनी उपासना पद्धतियों के प्रति काफी कुछ ध्यान दिया है। और कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल हमारे सामने व्हाट्सएप पर आए हैं। हमारे एक गांव के एक बच्चा जो अभी 7 साल का ही है, दूसरी क्लास में ये पढ़ रहा है, तो ये लॉकडाउन के 40 दिनों के दौरान पूरी गीता, भगवत गीता के 700 के 700 श्लोक कंठस्थ कर दिए। तो इस कंठस्थ तो अपने आप तो नहीं किए होंगे, अपने पिता ने, अपने माता ने और उसके दूसरे भी बड़े भाई उन्होंने प्रयत्न किए होंगे। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि पूरा परिवार जो एक आध्यात्मिकता की ओर बढ़ा। मुझे सिर्फ इस एग्जाम्पल का पता है, इस तरीके से दूसरे धर्मों में, दूसरी उपासना पद्धतियों में भी, मुस्लिम लोगों में, क्रिश्चियन में, पारसी में, सिखों में, बौद्ध धर्मों में भी इस प्रकार का हुआ होगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ये प्रसन्न आत्मा की जो बात हमारे शास्त्र में बताई है, मुझे लगता है कि ये लॉकडाउन के दौरान का जो समय रहा हमारे लिए, तो इस अनुभूति हमें अवश्य मिली होगी। तो स्वस्थ की जो भाषा है, परिभाषा जो है हमारे आयुर्वेद में, तो इसमें प्रसन्न आत्मा की जो बात है, और आत्मा यदि प्रसन्न है तो सब इंद्रिया प्रसन्न है, मन भी प्रसन्न है, पूरा शरीर प्रसन्न रहेगा। तो इसीलिए ये सब जरूरी बात है जो हमें लॉकडाउन में, और भी बहुत कुछ बातें हमें तो सीखने को, जानने को मिली है। तो मैं डेफिनेटली ये बात सभी से कहूँगा, विनती करूँगा कि जो बात हमें लॉकडाउन के दौरान नई नई कुछ सीखी है, कुछ किया है, तो हम ये बात को सतत इसका प्रयत्न चालू रखेंगे। तो हमारी जो प्रसन्न आत्मा की बात है वो और भी मजबूत होगी। तो स्वस्थ की परिभाषा में ये प्रसन्न आत्मा की बात इसलिए मैंने किया है, आगे भी थोड़ी बात करेंगे, लेकिन आत्मा का सीधा संबंध चक्षु से भी है, और हमारे शास्त्रों में भी बहुत जगह पर ये बताया भी है, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में ये सब बातें बताई गई भी है। वो हम उनके जो स्थान आएगा उस समय पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हेलो, जी सर। हाँ जी, हाँ, ये थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ बीच में। हाँ, तो सभी का वो जो है ना, माइक अनम्यूट कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए, तो सभी का वहां से हो जाएगा, तो फिर डिस्टर्बेंस नहीं हो पाएगी, मेरे अलावा, आपके अलावा। हाँ जी जी। तो हम जब नेत्र रक्षा की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें इसकी रक्षा क्यों करनी है, नेत्र की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद का जो प्रथम प्रयोजन है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, इसमें स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य के रक्षण की जब बात आती है, तब सुश्रुत संहिता में सप्तरूत की शुरुआत नेत्र के अंजन से की है, ये हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन ये बात सबसे पहले क्यों कही, ये इसीलिए कही कि नेत्र जो है हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण इंद्रिय, सबसे महत्वपूर्ण अवयव है पूरे शरीर के अंदर। इसीलिए यदि नेत्र हमारे स्वस्थ हैं तो हम काफी कुछ स्वस्थ रख सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं, और काफी कुछ अच्छा हमारे लिए हो सकता है। इसीलिए हमारे यहाँ चरक संहिता में सूत्र स्थान में 5वें अध्याय में बताया है कि सौवीरम मंजनम नित्यम हितम अक्षण प्रयोजयेत पंचराष्ट्रे अष्टरात्रे व श्रावणार्थे रसांजनम। ये जो बात बताई है हमारे यहाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। सौवीरंजन आजकल थोड़ा कंट्रोवर्सी में है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि हम इसमें से एक बात, जो हम घर में काजल बना के आंख में लगाते हैं, उसकी भी एक बात सौवीरंजन से साथ जुड़ी हुई है। तो दूसरे सौवीरंजन की बात ना करते हुए हम काजल की बात करेंगे, तो भी काजल है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है,
वो कैसे है वो आगे देखेंगे नेत्र रक्षा के उसमें। लेकिन ये यहाँ पर जो बात हमें कहनी है वो यही है कि चरक संहिता ने भी, चरक ऋषि ने भी, अग्निवेश ने भी ये बात बताई है कि सबसे पहले जब हम स्वस्थ रूप की बात करते हैं तो सबसे प्रथम हमें नेत्र के स्वास्थ्य के बारे में सोचना चाहिए, और उसके लिए जो हमें अंजन जो प्रक्रिया है सबसे महत्वपूर्ण, ये हमें करनी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात स्वस्थ वृत्त की दृष्टि से चरक संहिता के अभिगम से है। दूसरी संहिताओं में भी इसका जिक्र किया हुआ है। ऐसा कहा गया है कि यदि हमें दृष्टि नहीं है, हम अंधत्व हमारे पास है, तो हम जो है ज्यादा हम विकलांगता अनुभूत कर सकते हैं, विकलांगता की अनुभूति होती है। यहाँ पर मैं एक बात आप सभी से ये कहना चाहूंगा कि हमारी जो ज्ञानेंद्रिया है, 5 ज्ञानेंद्रिया, इसमें चक्षुरेंद्रिय, कर्णेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, रसनेंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय, ये सभी जो इंद्रियां हैं, इस सभी इंद्रिया ज्ञानेंद्रिया से ज्ञान प्राप्त होते हैं। ये ज्ञान प्राप्त जो हमारे पास होता है, यदि उनके अभाव की बात हम सोचते हैं, जैसे कि स्पर्श इंद्रिय है, यदि स्पर्श का ज्ञान का अभाव हो गया है तो हमें जो विकलांगता, असहायता अनुभूत होगी उसके हम परसेंटेज निकालते हैं। बाद में जो रसनेंद्रिय है, यदि इसका अभाव है तो उसके अभाव में जो हमें असहायता महसूस होगी। इसके बाद में जो बोलने की शक्ति है, फिर सुनने की जो शक्ति है, इसके अभाव में हमें जो असहायता, विकलांगता की अनुभूति होगी, उसका जो परसेंटेज हम निकालते हैं, उन सभी के परसेंटेज से भी ज्यादा, कई गुना ज्यादा परसेंटेज यदि हम नेत्र चक्षुरेंद्रिय के अभाव महसूस करते हैं, मतलब हमारे पास कोई साइट नहीं है, दृष्टि नहीं है, हम अंधत्व है हमारे पास, तो इसकी तुलना में जो ये अपांगता जो है, ये असहायता जो है, बहुत 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 गुनी ज्यादा है। ये हमारे पास तो ईश्वर की कृपा से दोनों आंख साझा है, लेकिन जिसके पास नहीं है, इनके पास हम बैठेंगे तो पता चलेगा कि इनके लिए आंख क्या मायने रखती है। तो इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसे हमारे शास्त्रों में ये बात बताई गई है, उसी की बात में थोड़ा एलोबरेटली आपको बता रहा था। दूसरी बात ये बताई है हमारे वाग्भट जी ने कि यदि दृष्टि नहीं है तो दिवस हो रात हो हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों हमारे लिए एक ही होता है, क्योंकि दिन में भी हमारे आंख के सामने मतलब अंधेरा होता है, और नाइट में तो होता ही होता है। तो दिन हो रात हो हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरीके से हमारे पास वेल्थ है, धन, बहुत सारा धन है, लेकिन दृष्टि नहीं है, अंधत्व है, तो इसका जो यूज होना चाहिए, उपयोग होना चाहिए हमारे लिए, पर्टिकुलर समाज के लिए तो बात की बात है, लेकिन खास हमारे लिए जो इसका उपयोग होना चाहिए वो प्रॉपरली हम यूज नहीं कर पाएंगे, और इसका उपभोग भी हम नहीं कर पाएंगे यदि हमारे पास दृष्टि नहीं है। तो ये बात भी हमारे वाग्भट जी ने बताई है, ये नेत्र की इंपॉर्टेंस के संदर्भ में। हम बात करते हैं, हम आयुर्वेद के संबंधित जुड़े हुए हैं। जब हम आयुर्वेद का इतिहास पढ़ते हैं तब हम उसकी शुरुआत वेदों से करते हैं। जब हम नेत्र रक्षा की बात करते हैं, नेत्र रक्षा की बात करने के लिए जब हम नेत्र का जो क्या महत्व है इसके बारे में जब हम बात करते हैं, तो हमें वेदों का भी एक रेफरेंस देखना चाहिए। यजुर्वेद में एक रेफरेंस है, इसमें ये बात बताई गई है कि जो इस सृष्टि ईश्वर ने बनाई है, इस सृष्टि का ज्ञान हमें लेना है। जैसे मैंने आगे बताया, 5 ज्ञानेंद्रिय है हमारे पास, 5 ज्ञानेंद्रिय से हम अलग अलग प्रकार से इस सृष्टि का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले इसमें हमें हमारे ऋषि मुनियों ने हमें एक आशीर्वाद भी दिया है, एक शुभेच्छा भी दी है। इसमें बताया गया है लास्ट में, अदीना श्याम जीवेम सर्वदा सतम, हमें 100 शरद ऋतु तक जीना है। शरद ऋतु का क्या महत्व है आप सभी लोग जानते हैं। शरद ऋतु में ज्यादा से ज्यादा व्याधियां उत्पन्न होती है, मतलब कि हम इस प्रकार की व्याधियां से मुक्त रह के 100 साल तक जिए। और हमारे यहाँ कहा गया है कि कुर्वन् नैवेह कर्माणि जिजीविते शतम, काम करते करते हमें 100 साल तक जीना है। पथारी में, मतलब बेड में सोते सोते
बीमार से युक्त होके हमें 100 साल नहीं 60 साल तक भी जीना नहीं है। तो ये जो पूरी सृष्टि ईश्वर ने जो बनाई हुई है, तो उसका जो ज्ञान हमें प्राप्त करना है, तो हमें तंदुरुस्त रह के हमें 100 साल तक जीना है। मतलब 100 साल एक हम फिगरिकली भी ले सकते हैं और एक संज्ञानात्मक भी ले सकते हैं कि जितनी आयु हमारी है वहां तक हम तंदुरुस्त रहें, हेल्दी रह के जिए। ये बात यहाँ पर बताई है। और इसी संदर्भ में हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमें आशीर्वाद दिए है, तो सबसे पहले क्या बताया है, पश्येम शरदा शतम, हम 100 साल तक अच्छी तरह से इस सृष्टि को देख सकें और दृष्टि से, चक्षु इंद्रिय से हम इस सृष्टि का ज्ञान प्राप्त कर सके। तो ये यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारे यहाँ वेदों में भी चक्षु इंद्रिय को पहले बताया है। तंदुरुस्ती की बात बाद में आती है, पूरे शरीर के तंदुरुस्ती हेल्थ की बात बाद में आती है। सबसे पहले ये बात बताई है कि हमें ये सब करना है, तो हमारी नेत्र जो है, हमारी चक्षु इंद्रिय है, वो एकदम तंदुरुस्त होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है कि पश्येम शरदशतम, बाकी धीरे धीरे करके जीवेम शरदशतम, शृणुयाम शरदशतम, प्रभवाम शरदशतम, और ये सब मिला के बताया कि अदीना श्याम शरदशतम, हम लाचार होके बेड पे सोते हुए निसहाय होके हमें जीना नहीं है। तो इस प्रकार के आशीर्वाद जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दिया हुआ है, तो वहां की इसकी शुरुआत दृष्टि से की हुई है, आंख से की हुई है। तो आंख का ये इंपॉर्टेंट हमारे ऋषि मुनियों से भी ये बात छिपी हुई नहीं थी। आज के जमाने में काफी विद्वान लोग हमारे आंख की तुलना कैमरा के साथ करते हैं और कहते हैं कि ये वंडरफुल कैमरा है। ऑफ कोर्स ये वंडरफुल कैमरा तो है ही, लेकिन मैं यहाँ पर एक बात और कहूँगा कि इट इज मोर देन कैमरा। बिकॉज इसमें क्या है कि कैमरा में क्या होता है कि आप या तो वीडियो कैमरा है तो वीडियो कर सकते हैं, स्टिल कैमरा है तो आप फोटोग्राफी कर सकते हैं, लेकिन वीडियो कैमरा में से फिर आप अलग करके थोड़ा स्टिल करना चाहते हैं तो अलग, उसके लिए अलग से करना पड़ता है। लेकिन हमारे जो पास आंख हमारे पास है, इसमें हमें वीडियो भी, मतलब जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स है हमारे सामने, वो भी हमको दिखाई देते हैं, और साइमल्टेनियसली हमको जो एकदम स्थिर ऑब्जेक्ट भी है वो भी हमें दिखाई देते हैं। तो ये सब बातें जो है एक ही साथ, एक ही इंस्ट्रूमेंट से, मतलब कि चक्षु इंद्रिय से हम एक कर सकते हैं। तो ये कैमरा की जो रूटीन जो बात है, इससे भी ज्यादा बात हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण करते हैं। यहाँ पर हमारे पास्ट प्रेसिडेंट एसोसिएशन के डॉक्टर संगीता साली जुड़ गई है, इसका नाम मैंने यहाँ रिफ्लेक्ट हुआ और मैं इनका स्वागत करता हूँ। मैडम, आई वेलकम यू, संगीता मैडम। वेलकम मैम, वेलकम टू जीवन ज्योति आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज अलीगढ़। शायद अभी आवाज नहीं पहुंच रही है। ओके, हम कंटिन्यू। आवाज शायद नहीं हाँ सर। ओके, मैं कंटिन्यू करता हूँ मैं। हाँ ओके सर, कंटिन्यू सर। हाँ, दूसरी बात जो कैमरा की बात है, इसमें जब भी हमें कुछ दूर का ऑब्जेक्ट कैमरा में कैच करना है, नजदीक का करना है, तो हमें इसको फोकस एडजस्ट करने की जरूरत पड़ती है। या तो हम मैन्युअली करते हैं या तो थोड़ा कुछ ऑटोमेशन इसमें होता है, इससे करते हैं। लेकिन ये ज्यादातर मैन्युअली होता है, लेकिन उसमें टाइम भी लगता है। हमने कभी ये सोचा है कि हम थोड़ा दूर का 20 फुट दूर का, 100 फुट दूर का देखते हैं, तुरंत ही हम नजदीक का पढ़ने के लिए देखते हैं तो तुरंत ही हमें नजदीक का दिखाई देने लगता है, दूर का देखते हैं तो तुरंत दूर का अच्छा दिखाई देने लगता है। कभी कभी पिक्चरों में आप लोगों ने देखा होगा कि जब जो कैमरा के पास में जो कैरेक्टर खड़ा हुआ है, कलाकार खड़ा हुआ है, इनको फोकस करते हैं तो इसके पीछे वाले जो है वो थोड़े ब्लर हो जाते हैं। ब्लर जो है, जो पीछे वाले है, जो है दूर जो है, इनको यदि फोकस करते हैं तो नजदीक वाले थोड़े ब्लर हो जाते हैं और उसको सेट करने में थोड़ा ये दिक्कत हो जाती है। हमारे आंख के लिए कभी ये प्रॉब्लम नहीं होती है। ये इसके लिए हमारे
ईश्वर ने हमें पावर ऑफ एकोमोडेशन दिया हुआ है। ये हमारे लिए बहुत ब्लेसिंग की बात है कि तुरंत ही विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स हम इसको तुरंत देख सकते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। तब तक हम इस नॉलेज के पढ़े हुए नहीं थे, तब हमें कुछ मालूम भी नहीं पड़ता था कि ये तो ये रूटीन ही हो गया, तो ये तो ऐसा ही होता है, तो तुरंत दिखता ही है, हमें नहीं दिखता ऐसी कोई बात हमारे दिमाग में थी ही नहीं, क्योंकि हमने तब सोचा ही नहीं था, पढ़ा भी नहीं था। जब हमने पढ़ा तब हमें मालूम पड़ा कि ये ईश्वर ने हमें बहुत बड़ी बड़ी कृपा की है हमारे ऊपर। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात हमारे लिए है। और मैं कहता हूं कि ये मोर देन वंडरफुल कैमरा है हमारी आंख। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस, इससे पहले मैं ये बात बताऊं कि हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिसका काम ज्ञान प्राप्ति का है। जैसे मैंने आगे पहले भी बोला कि ये ज्ञान प्राप्ति अलग अलग तरीके से होती है। चक्षुरेंद्रिय जो है, कर्णेंद्रिय है, घ्राणेंद्रिय, रसनेंद्रिय, श्वसनेंद्रिय, सभी अपने अपने हिसाब से अपने ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस सभी ज्ञान प्राप्त को यदि हम 100% के अंडर में डाल देते हैं, इनमें से यदि हम जब चक्षु की बात करते हैं, नेत्र की बात करते हैं, तो मॉडर्न साइंस से बताता है कि 90% ऑफ टोटल परसेप्शन कैन बी ऑब्टेन्ड ओनली बाय आवर वैल्यूएबल आईज। तो ये हमारी आंख इतनी वैल्यूएबल है, ये इसका इंपॉर्टेंस है। और बाकी की जो 10% जो है ये परसेप्शन बाकी के जो 4 इंद्रियां हैं उनसे होता है। तो यही हम समझ सकते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के संदर्भ में हमारी आंख इतनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। दूसरी बात, जो फिजियोलॉजी है, मॉडर्न फिजियोलॉजी, ईश्वर ने हमारे साथ साथ पशु सृष्टि, पक्षी सृष्टि बनाई हुई है और सभी को भी नेत्र प्रदान किया है और सभी के पास अलग अलग ये शक्तियां भी है। लेकिन यदि हम देखते हैं, खास करके हम पहले एनिमल की बात करते हैं, काव है, बफेलो है, उनके पास कलर विजन नहीं होता है। हम सब ऐसा सोचते हैं कि यदि हमें लाल कपड़ा घुमा दिया गाय के आगे या भैंस के आगे तो भड़क जाती है और दौड़ती है या मारने के लिए दौड़ जाती है। वो बात ऐसे नहीं है, वो कलर की वजह से नहीं होती है। वेटरनरी साइंस ऐसा बोलता है कि काव या बफेलो कोई भी है, गाय या भैंस, जिसको कलर सेंस नहीं होती है। तो ईश्वर ने जो ये कलरफुल वर्ल्ड पूरा जो बनाया है, दुनिया बनाई है, क्या हम सोच सकते हैं अभी जब हम उनके यदि पूरा जो ब्लैक एंड व्हाइट वर्ल्ड हमें दिखाई देता हो तो क्या हो? लेकिन ऐसा नहीं है। हमें जैसा भी कलर ईश्वर ने इसमें प्रदान किया है, इसमें लगाया है, तो पूरा का पूरा हमें दिखाई देता है। तो ये कलर विजन की जो गिफ्ट ईश्वर ने हमें दी हुई है मनुष्य को, ये वाकई बहुत इम्पोर्टेंट चीज है और ये भी बात हमारी आंख के लिए ये महत्वपूर्ण बाबत है। दूसरी बात ये है कि 3 डायमेंशनल विजन। ये 3 डायमेंशनल विजन हमारे पास 2 आंख की वजह से है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें 2 आंखें दी है, तो 2 आंख बनाने के जो मटेरियल में जो 5 भौतिक तत्वों का उपयोग ईश्वर ने किया है, इसकी बजाय शीर के बिल्कुल कपाल बीच में मध्यस्थ में एक आंख दे दी होती तो मटेरियल भी सेविंग हो जाती और हम भी आदी हो जाते हैं एक आंख के देखने में और दूसरे व्यक्तियों को देखने के लिए भी। लेकिन यदि एक आंख दी होती तो ये 3 डायमेंशनल विजन संभव नहीं हो पाता और इसीलिए हमें 2 आंख दी है। इसके बारे में हम एक तर्क ये भी लगा सकते हैं कि गाय और भैंस को भी 2 आंखें हैं, तो उनको भी 3 डायमेंशनल विजन होनी चाहिए, लेकिन नहीं है। उनको 3 डायमेंशनल विजन नहीं है क्योंकि उनकी 2 आंखें जो हैं 2 अलग अलग दिशाओं में हैं और बीच में उसका मध्य भाग इसमें बीच में आ जाता है। तो इसकी वजह से उसका जो इमेज जो बनती है ब्रेन में, इसके सिंक्रोनाइजेशन वहां पर नहीं हो पाती है। इसलिए एक आंख से इधर का दृश्य देखती है, दूसरी आंख से इधर का दे सकती है, लेकिन इसका सिंक्रोनाइजेशन जो है वो नहीं हो पाता है। तो 3 डायमेंशनल विजन जो है सिर्फ और सिर्फ ये मनुष्य को ही है। तो ये भी हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण बाबत हमारे लिए है। दूसरी बात, हम दिन में भी देख सकते हैं, रात को भी देख सकते हैं। पक्षी सृष्टियों में हमने देखा है, जैसे कि ये चिड़िया है तो दिन में देख सकती है, रात को नहीं देख सकती है। चिड़िया यदि रात को अपना उड़ना शुरू करेगी तो नहीं दिशा उसको नहीं पता चलेगा, तो वो ऐसे ऐसे वो अटक जाएगी, इसीलिए वो रात को कभी वो फ्लाइट करती भी नहीं, उड़ती भी नहीं है। लेकिन जो ईगल है उनको सिर्फ रात को दिखाई देता है,
तो दिन में इसको दिखाई नहीं देता है। यदि हमें भी ऐसा होता तो ये विचार ही हमारे लिए एक बड़ी कल्पना करना भी मुश्किल हो जाता हमारे लिए। लेकिन ईश्वर ने हमारे पर बहुत बड़ी कृपा की है कि हमें दिन में देखने की और रात में देखने की भी शक्ति दी हुई है। तो ये हमारे जो आंख में ये प्रदान जो दिया है, 2 आंख दी है, और उसके दोनों आंख का जो प्रतिबिंब जो बनता है उसको सिंक्रोनाइजेशन होकर हमें 3 डायमेंशनल भी करता है, और दिन में और रात में दोनों में रोड्स और कॉन्स की जो हमारे यहाँ सेल दिए हुए हैं, जिसकी वजह से ये हम डे एंड नाइट का विजन हम प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण बाबत है। दूसरी बात, आगे पहले मैंने बताई डिस्टेंस और नियर विजन की बात। तुरंत ही हम डिस्टेंस का, तुरंत ही नियर का हम देख सकते हैं, ये भी हमारे लिए अच्छी बात है। और पेरिफेरल विजन भी हमारे पास है, तो मतलब ये फील्ड ऑफ विजन के अंतर्गत ये भी बात आ जाती है। तो ये भी बहुत अच्छी गिफ्ट ईश्वर ने हमें दी हुई है। ये महत्वपूर्ण आंख का जो बात है ये हमारे लिए, ये बात हुई मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन हम जब साहित्यकारों की बात करते हैं, तो जब साहित्यकार अपना साहित्य की रचना करते हैं और इनको कभी शरीर के किसी अंग के बारे में कुछ लिखना है, कुछ बोलना है, कुछ कहना है, तो आप देखिए पूरा साहित्य पढ़िए, तो इसमें सबसे ज्यादा आंख की बात की हुई है। बहुत सारी उपमाएं आंख के लिए बताई गई है, हिरणाक्ष है, कमलाक्ष है इत्यादि बहुत सारी बातें हमारे साहित्यकारों ने आंख के लिए साहित्य में बहुत कुछ लिखा हुआ भी है। बहुत सारी शेर शायरियाँ भी आंख के लिए हुई है, जितनी कर्ण के लिए नहीं है, नाक के लिए नहीं है, लेकिन आंख के लिए बहुत सारी बात है। तो मोस्ट फेवरेट ऑर्गन ऑफ द बॉडी ये आंख है उन सभी अपने जो साहित्यकार हैं इन सभी लोगों के लिए। दूसरी बात, आई इज द विंडो ऑफ माइंड एंड बॉडी बोथ। बॉडी की तो बात हम समझ सकते हैं कि जैसे कि डायबिटिक रेटिनोपैथी हुई है, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी हुई है, और भी कोई सिस्टेमिक डिसीज की जब होती है, तो ये जो इसका जो असर पैथोलॉजिकल कंडीशन शरीर में जो हो रहा है उसका रिफ्लेक्शन रेटिनोपैथी के संदर्भ में हमें देखने को आंख के थ्रू मिलता है। तो हम देख सकते हैं कि भी ये क्या है। दूसरी बात, जो ब्लड वेसल्स ईश्वर ने हमारे बनाई हैं पूरे बॉडी के अंदर रक्त को पहुंचाने के लिए, हम महसूस कर सकते हैं यदि हम पल्स को फील करना चाहते हैं तो। लेकिन आंख से देखना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम दूसरे की आंख में आंख डाल के ऑप्थेल्मोस्कोप की मदद से हम देख सकते हैं ब्लड वेसल्स, ये सीरा, धमनी, मतलब आर्टरी या वेन कोई भी जो है वो हम देख सकते हैं। हमने पढ़ा है कि भी आर्टरी ऐसी होती है, धमनी ऐसी होती है, सिरा ऐसी होती है, लेकिन हमने प्रत्यक्ष यदि हमें को देखने को मिलती हो तो सिर्फ और सिर्फ वो आंख में, हम आंख के थ्रू देख सकते हैं। तो ये जो बात है, ये बॉडी की जो विंडो है आंख, ये इसका एक महत्वपूर्ण योगदान हमारे लिए रहा है। और माइंड का विंडो के बाद किसी व्यक्ति यदि गुस्सा में है, शोक में है, कुछ चिंता में है, और भी कोई मनोभाव उसके बाद जो शरीर के अंदर व्यक्त हो रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ यदि खुश हुआ तो भी वो उसकी आंख के ऊपर से तुरंत हमें पता चल जाता है कि आज आदमी बहुत गुस्से में है, चिंता में है, शोक में डूबा हुआ है या प्रसन्न है। तो ये बात भी हम आंख के थ्रू हम जान सकते हैं। और पैथोलॉजिकली बात तो हमने पहले देख ली है। इतना इम्पोर्टेंस आंख के समझने के बाद में हम नेत्र रक्षा के बाद बात करेंगे। नेत्र की जो रक्षा हमें करनी है, जो हमें हमारे पास क्लासिकल रेफरेंसेस है और जो थोड़ा एक्सपीरियंस है, उसके संदर्भ में हम बात करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात नेत्र प्रक्षालन से करते हैं, बाद में अंजन है, नेत्र तर्पण है, नस्य है, शिरोधारा है, पाद पूजा है, सर्वांग अभ्यंग है, पामिंग है, आहार विहार है, मेंटल हैप्पीनेस है और निदान परिवर्जन है। ये सब बातें, इसका पॉइंट्स हम 1 बाय 1 देखेंगे, थोड़ा डिस्कस भी करेंगे। नेत्र प्रक्षालन, 2 प्रकार के प्रक्षालन को मैं डिवाइड कर सकता हूँ, एक नित्य प्रक्षालन और स्पेसिफिक नेत्र प्रक्षालन। नित्य नेत्र प्रक्षालन जो है, हम जो
डेली कर सकते हैं इसके बारे में, और स्पेसिफिक जो पर्टिकुलर कंडीशन के हिसाब से हम प्रक्षालन करते हैं उसके अंतर्गत हम इसको सोच सकते हैं। नित्य नेत्र प्रक्षालन में जो डेली वॉशिंग ऑफ द आई विथ नॉर्मल प्योर वाटर, हम सुबह में जब हम दंत धावन इत्यादि कर्म करते हैं या इससे पहले भी हमें पूरा मुंह धोते हैं आँख के साथ में, तो जब आँख धोते हैं तो उसके बाद में हमें फ्रेशनेस की अनुभूति होती है। तो ये सिंपल प्योर वाटर जो हमारा घर में रहता है उसी वजह से हम डेली नित्य वॉशिंग हम करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो आँख में मल एकत्रित हुआ है वो साफ हो जाता है, क्लीन हो जाती है आँख, और हमें फ्रेशनेस महसूस होती है। और इसके लिए मैं एक बात जरूर कहूँगा कि जैसे कि हम हाथ में पानी लेके नेत्र के ऊपर छिड़कते हैं, इस तरीके से नेत्र प्रक्षालन नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि ज़्यादा फोर्स हो जाने की वजह से आँख को कभी कभी नुकसान भी हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि जब जैसे भी हमारे आँख के सामने कुछ भी चीज़ आती है अचानक, तो आँख तुरंत बंद हो जाती है। इसी तरीके से जब हम पानी छिड़कते हैं और अचानक पानी आँख के सामने आता है तो आँख अपने आप ये बंद हो जाती है। तो यदि अब आँख बंद हो जाती है, पलक हमारी बंद हो जाती है, तो पानी आँख के अंदर जाएगा ही नहीं, तो नेत्र प्रक्षालन जो सही ढंग से होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं रेकमेंड करता हूं कि आई वॉश ग्लास जो मेडिकल स्टोर में मिलता है उसी का यूज कीजिए। उसकी जो साइज है, उसकी जो शेप है वो बिल्कुल आँख के रिलेटेड है। जो यहाँ पर जो पूरी हमारी जो मॉर्फोलॉजी है उसी के साथ बैठते हुए बनाई हुई है। तो इसके अंदर रखते हुए हम धीरे धीरे आँख को वॉश करेंगे तो आँख पूरी तरह से है वॉश हो सकती है। ये जो आँख धोने की जो बात है सिर्फ हमें दिन में एक बार करनी है, बार बार नहीं करनी है। यदि इस तरीके से हम बार बार आँख धोया करते हैं, कभी किसी को आदत है इस प्रकार की, तो मैं इनको विनती करूंगा कि इस प्रकार से ये आँख बार बार ना धोएं, क्योंकि ऐसा करने से जो हमारी जो टीयर फिल्म है वो डिस्टर्ब हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, और काफ़ी नुकसान भी आँख के अंदर हो सकता है। जो प्रोटेक्टिव लेयर है हमारे आँख के लिए, वो प्रोटेक्शन हमारा कम हो जाता है या तो चला जाता है। तो इसके लिए बार बार नहीं करना है, दिन में एक बार, ज़्यादा से ज़्यादा जरूरत पड़ी बाहर से आए हैं तो 10-15 मिनट रेस्ट करने के बाद में आप आँख को वॉश कीजिए, तो ये ठीक रहेगा, अन्यथा नुकसान भी कर सकता है। तो इस प्रकार से हमें ये नित्य प्रक्षालन में करना है सिंपल वाटर से। स्पेसिफिक प्रक्षालन, पहले के समय में हम जब छोटे थे तब हमारे पिताजी और हमारे दादाजी ये बात हमको कहते थे कि त्रिफला के पानी से आँख धोनी चाहिए, और रात को त्रिफला को भिगो देते थे, फिर इसको अच्छी तरह से छान के उसी पानी से आँख धोया करते थे, वो भी दिन में एक बार। हालांकि वो थोड़ा जलता भी था, लेकिन इससे आँख की फ्रेशनेस और क्लैरिटी काफ़ी अच्छी रहती थी पूरे दिन भर में। और ऐसा कुछ होने की वजह से क्या है कि आँखें के डिसीजेस जो हैं वो बहुत कम हमें होते थे। जैसे कि कभी कभी हो गया कि पूरा एपिडेमिक चल गया अभिशंक का, कंजक्टिवाइटिस का, तो जो लोग डेली त्रिफला ह्यूम से नेत्र प्रक्षालन करते थे उनको बहुत कम लोगों में ये एपिडेमिक की इफेक्ट हो पाई। तो इस जो बात है हमारे यहाँ जो रूटीन प्रैक्टिस में हमारे यहाँ पहले थी, अभी कम होती जा रही है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको भी हम दिनचर्या के भाग में इसको इंक्लूड कर दें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। दूसरी बात, हमारे यहाँ निर्मली जल की भी बात बताई है, यष्टिमधु जल से भी नेत्र प्रक्षालन कर सकते हैं। लेकिन ये सब चाहे वो त्रिफला से करें, चाहे वो निर्मली के बीज के पाउडर से करें या यष्टिमधु के पाउडर से करें, लेकिन इसको प्रॉपरली फिल्टर होना जरूरी है। फिल्टर पेपर से यदि हम फिल्टर करते हैं, या तो फिर कपड़ा लेके, शुद्ध कपड़ा लेके इसमें कॉटन अच्छी तरह से बिठा के धीरे धीरे करके हम फिल्टर करते हैं, तो क्या होता है कि छोटा सा पार्टिकल जो पाउडर का रहे है वो कॉटन के अंदर फिक्स हो जाएगा और नीचे सिर्फ और सिर्फ परिशुद्ध जल ही आएगा। तो क्या होता है कि छोटा पार्टिकल ना होने की वजह से आंख में इंजरी वगैरह नहीं होती है, अन्यथा छोटा पार्टिकल भी आंख में गया तो इंजरी होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसके लिए ये फिल्टर करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि आई वॉश के लिए पानी को छिड़कना नहीं है, आई वॉश ग्लास का यूज़ करना है। ऐसा करने की वजह से काफ़ी
बहुत फायदा हमें मिलता है। नित्य अंजन, जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे यहाँ काजल एक रूटीन प्रैक्टिस में था, रूटीन दिनचर्या के पार्ट में था। सुबह में स्नान आदि करने के बाद में ये काजल लगाना सभी के लिए, स्त्री या पुरुष दोनों के लिए था। ये हमने भी बच्चों ने बहुत लगाया था, ये लगाते भी थे हम लोग। इसकी ये प्रैक्टिस थी। जो घी का दिया रहता है, दीपक रहता है, उससे जो ज्वाला रहती है उसके ऊपर हम चांदी की कटोरी या ताम्र की कटोरी रखते थे या कांसे की। इसके ऊपर ये जो काजल आती है, जो कार्बन होते इकट्ठा करते हैं, फिर इसको उंगली से, स्वच्छ उंगली से चांदी के या कांसे के पात्र में लेके इकट्ठा कर लेते हैं और फिर इसी को हम आंख के अंदर अंजन के रूप में डेली लगाते थे। इससे क्या होता था कि ये आंख बिल्कुल सौंदर्य की दृष्टि से तो है ही इसका इम्पोर्टेंस, लेकिन साथ साथ में शुद्धिकरण की भी बात इसमें रहती है। इसमें मैं थोड़ा, मेरा एक थिंकिंग इस प्रकार का है कि ये जो हम काजल कलेक्ट करते हैं वो गाय के घी के दिए से करते हैं इन रूटीन। कभी कभी कहाँ पर कैस्टर ऑयल से भी किया जाता है, लेकिन मैं तो यही सलाह देता हूँ कि काव के घी से, गाय के घी से ही, दीपक से ही हम इसको काजल को कलेक्ट करें। इसमें दो फायदा है। एक, इस जो कार्बन क्रिएट होता है वो एक्टिवेटेड कार्बन तो है ही, साथ साथ में वो ऑक्सीजनेटेड कार्बन भी ज्यादा है। मतलब इसमें थोड़ा ऑक्सीजन का प्रमाण ज्यादा रहता है। तो वो क्या करते हैं, जो एक्टिवेटेड कार्बन है वो तो हम सब अभी जानते ही हैं कि वो जो इम्प्योरिटीज है इसको दूर करती है, वो हम सबको पता है। उसकी बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट भी वाटर फिल्टर वाले करते भी हैं। और आपने देखा भी होगा कि जो एक्टिवेटेड कार्बन है, जो कार्बन का जो कोयला है, हम जब हमारे यहाँ भारत वगैरह में खाना बनता था और जब इसमें दूध पाक बनाना होता था, क्षीर पाक, तो उसमें कोयला डालते थे। आप सबको याद भी होगा शायद, जो सीनियर लोग हैं इनको पता होगा कि कोयला डालते थे। कोयला क्यों डालते थे? ऐसा बोलते थे कि किसी की नजर नहीं लगे। लेकिन नजर नहीं लगे वो तो बात ठीक है, वो समझने के, समझाने के लिए की बात अलग है। लेकिन जो साइंटिफिक रीजन है इसका वो ये है कि यदि ये जो हम खाना पकाते हैं उसी समय कहीं किसी गर विष वगैरह आ गया तो ये जो कोयला है वो विष को एब्सॉर्ब कर लेता है और जो पूरा खाना जो है पूरा फूड पॉइजनिंग से बचा देता है। तो ये बात हमारे यहाँ थी और हमारे रूटीन प्रैक्टिस में थी, हम कोयला इसके अंदर डालते रहते थे। तो यही बात यहाँ पर भी है। यदि हम काजल को आंख के पास में लगाते हैं तो आंख की जो इम्प्योरिटीज है, जो मल वगैरह है वो पूरे दूर हो जाते हैं। दूसरी बात, हम सब जैसे कि सालक के लोग सुन रहे हैं, उनको भी पता होगा कि कॉर्निया जो है वो ए वास्कुलर स्ट्रक्चर है, तो उसको जो पोषण चाहिए, उसको जो ऑक्सीजन चाहिए, वो डायरेक्ट एयर में से लेते हैं। यदि हम ये ऑक्सीजनेटेड कार्बन आंख के पास में वर्तमधार के समीप रखते हैं तो ये वहां से ऑक्सीजन जो है थोड़े थोड़े प्रमाण में निकलता रहता है, वो डायरेक्ट आंख को, कॉर्निया को ऑक्सीजन मिलता रहता है। तो इसकी वजह से हमारी कॉर्निया भी एकदम क्लियर रहती है और वेल नरिश्ड रहती है। तो ये भी बात हमारे लिए ये होनी चाहिए। और हमारे यहाँ जो पीडियाट्रिशियन और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जिसकी मना कर रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली मना कर रहे हैं, मैं काफ़ी पीडियाट्रिशियन और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के साथ में डिस्कस भी करता रहता हूँ और किया भी है और उनको बताया भी है कि काजल लगाना बुरी बात नहीं है, काजल का फायदा बहुत है। लेकिन यदि हमने कॉन्टामिनेट मेथड से काजल बनाया है और कॉन्टामिनेट मेथड से हम काजल आंख में लगाते हैं तो ये बात तो हमारे शास्त्रकारों ने भी बताई है। चाणक्य के लोग इसको अच्छी तरह से ये मेरे साथ सहमत होंगे कि जब ये आश्वतन और परिषेक की जब बात किया है शास्त्रों में, अष्टांग हृदय में भी, तो वहां पर बोला है कि ये परिश्रुत होना चाहिए। परिश्रुत मतलब फिल्टर्ड होना चाहिए। यदि वो अपरिश्रुत है तो आंख के अंदर संघर्ष, लालिमा इत्यादि क्रिएट कर सकता है और आगे जाके इसमें इन्फेक्शन वगैरह भी पैदा हो सकता है। तो ये बात हमारे शास्त्रकारों को पता है और मालूम भी है। इसीलिए हमारे यहाँ जो ये सब प्रोसीजर जो है वो बिल्कुल ही स्वच्छ पद्धति से की जाती है और करनी भी चाहिए। यदि इस तरीके से यदि हम करते हैं तो
काजल के बेनिफिट बहुत सारे हैं और मैं इन लोगों को ये भी बताता हूँ अपने खास करके ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को, आपके यहाँ सर्जरी जब आप करते हो तो आप पूरा स्टेरिलाइजेशन का ध्यान रखते हो। यदि किसी डॉक्टर ने स्टेरिलाइजेशन का ध्यान नहीं रखा और आंख में इन्फेक्शन हो गई और आंख चली गई तो क्या आप लोग सर्जरी को बदनाम करोगे क्या सर्जन को? बिल्कुल सही बात है कि सर्जन को ही करेंगे क्योंकि उन्हें जो मेजर्स लेने चाहिए वो नहीं लिए हैं। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी यही बात है। तो हम काजल की जो मेथड है, काजल की जो हमारी रिचुअल है, इनको बदनाम नहीं करनी चाहिए। हालांकि यदि ये पद्धति गलत हो गई है, कंटामिनेटेड हो गई है तो इनको सुधार के करनी चाहिए। इस तरीके से मैं ये आपको कहना चाहता हूँ और ये बात मैं भारपूर्वक इसलिए कहता हूँ कि हमारे यहाँ जैसे की आजकाल हरिद्र दयाचे लाईव्ह मराठी तुम्ही लोक ऐकताय का? हेलो तासवर आले हेलो हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ पर कहने जा रहा हूँ कि हमारे यहाँ बहुत सारे डेज जैसे कि वर्ल्ड हार्ट डे है, जैसे कि आज वर्ल्ड पर्यावरण डे है, वर्ल्ड साइट डे है, वर्ल्ड डेंटिस्ट डे है। बहुत सारे डेज जो है वर्ल्ड लेवल पर वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, सेलिब्रेट किए जाते हैं। हमारे यहाँ वर्ल्ड अंजन डे भी था। शायद आप जो सीनियर लोग इनको पता होगा, आश्विन पक्ष की जो चतुर्दशी है, मतलब दिवाली के पहले का दिन, उसी दिन रात को सभी लोग ये जो घर के बनाया हुआ काजल है जो अपने आंख में लगाते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वर्ल्ड लेवल पर, क्योंकि हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति पहले वर्ल्ड लेवल पर थी और ये जो है बात हर जगह पर होती थी, इसीलिए वर्ल्ड अंजन डे यदि किसी को नाम देना है तो ये दिवाली के पहले दिन जो नरक चतुर्दशी के नाम हम इसको जानते भी हैं, उसको हमें वर्ल्ड अंजन डे के नाम से सेलिब्रेट भी करना चाहिए। तो ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट भी है, जो भी सालका के साथ जुड़े हुए हैं, स्वस्थ अवरुद्ध के साथ जुड़े हुए हैं, इन सभी से कि भी इस प्रकार का सेलिब्रेशन हमें करना चाहिए। स्पेशल अंजन, कुछ कंडीशन ऐसी हो गई है तो हम स्पेशल अंजन भी कर सकते हैं, जैसे कि अष्टांग हृदय ने भी बताया है कि श्रावणार्थे रसांजनम, तो रसांजन का अभी जरूरत पड़ी गई है, श्रावण करने की, आंख में से पानी ज्यादा निकालने की आवश्यकता हो गई है, तो रसांजन का प्रयोग हमें करना चाहिए। या तो कभी जरूरत पड़ी तो चंद्रोदयावर्ती का भी हमें एज ए स्पेसिफिक अंजन, मेडिकेटेड अंजन का उपयोग करना चाहिए। जहां जहां भी ये इंडिकेटेड है, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। ये भी एक हमारी रक्षा की महत्वपूर्ण बात है। नेत्र तर्पण, हालांकि नेत्र तर्पण आजकल जो है डिसीज, नेत्र की डिसीज जो है उसके ऊपर किया जाता है, जैसे कि रिफ्लेक्टिव एरर है, डायबिटिक रेटिनोपैथी है, स्क्विंट है, ग्लूकोमा है, एटसेट्रा, ARMD है। तो इन सभी जो आई डिसीजेस है इसके अंदर नेत्र तर्पण किया जाता है। लेकिन जब हम इसके काल की बात करते हैं तो सबसे पहले स्वस्थ व्यक्तियों में यदि नेत्र तर्पण करना है तो इसका काल होता है 500 मात्रा। इसका मतलब ये हुआ कि ये नेत्र रक्षा का भी एक महत्वपूर्ण भाग है नेत्र तर्पण। तो मतलब कम से कम हम सप्ताह में या 15 दिन में एक बार नेत्र तर्पण हमें करना चाहिए, लेकिन वो प्योर बिल्कुल इसकी पद्धति के अनुसार ही होना चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो इसके साथ बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसके लिए हमें बेसिकली घृतमंड को उपयोग में लेना चाहिए। यदि शुद्ध गाय का घी किसी ने देखा है तो कांच की बोतल से साफ दिखता है कि इसमें 2 पार्ट बन जाते हैं। थोड़ा सा सॉलिड भाग जो है नीचे बैठता है और थोड़ा सा तरल भाग जो है वो ऊपर की तरफ रहता है। ऊपर की तरफ जो तरल भाग रहा है उसको घृतमंड बोलते हैं और उसी घृतमंड को स्वस्थ व्यक्तियों की नेत्र रक्षा के लिए उपयोग में लेना चाहिए। फिर यदि डिसीज के हिसाब से करना है तो इस हिसाब से जीवनदात्री घृत है, त्रिफला घृत है, शतावरी घृत है, इष्टवती घृत है, जो भी चक्षुष द्रव्य है उसको इसका घृत बना के उसके pH वैल्यू को मेंटेन करते हमको उपयोग करना चाहिए। यदि कोई तीक्ष्ण औषध है वो भी चक्षुष है, लेकिन यदि घृत बना के करते हैं, ज्यादा तीक्ष्ण हो गया तो वो फायदे की बजाय नुकसान करने की संभावना और बढ़ जाती है। क्या क्या बेनिफिट्स होती है? तो ऐसा हम करते हैं तो जब दूसरे दिन हम जब सुबह में उठते हैं तब हमें पूरी फ्रेशनेस लगती है, पूरा दिन जो हमारा फ्रेशनेस चला जाता है। क्लैरिटी ऑफ स्क्लेरा, स्क्लेरा की जो व्हाइटनेस है वो ज्यादा व्हाइट हो जाती है। क्लैरिटी ऑफ कलर विजन, कलर विजन की जो हमें एक्यूरेसी होती है
वो रेगुलर तर्पण करने की वजह से हमारे यहाँ आती है। और आंखें की जो फंक्शन है, जैसे कि देखना है, निमेश उन्मेष है, आंख की मूवमेंट है, ये सभी जो मूवमेंट है वो पूरे अच्छी तरह से हो पाती है। फिर हमारी आंख जो है, खासकर जो सफेद भाग काला भाग अब देखते हैं, जिसको हम स्क्लेरा और कॉर्निया बोलते हैं, वो कॉन्स्टेंटली हवा के सामने एक्सपोज रहता है। चाहे वो हम कोई हीट एरिया में है, एसी में बैठे हुए हैं, कोई फैक्ट्री में, फाउंड्री जैसे फैक्ट्री में हम काम कर रहे हैं, तो उसकी हीट डायरेक्टली हमारी कॉर्निया और स्क्लेरा के ऊपर लगती रहती है। इसकी वजह से क्या होता है कि ड्राइनेस हो जाने की संभावना बढ़ जाती है। यदि ऐसे जो लोग हैं उनको यदि आंख की ड्राइनेस से बचना है तो इसको रेगुलर नेत्र तर्पण करना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा इसका प्रोटेक्शन हमें मिलता है, ड्राइनेस से भी फायदा मिलता है। यदि कुछ ड्राइनेस हो भी गई है तो उसको भी ये यदि जुडिशली इसका उपयोग किया जाता है तो तर्पण से फायदा होता है। कभी कभी क्या होता है कि ड्राइनेस इस प्रकार की थोड़ी ज्यादा हो गई और तर्पण हम करते हैं, यदि ज्यादा हम उत्साही हो गए और उसका 5 मिनट से ज्यादा 10 मिनट 15 दिन रख दिया तो फायदे की बजाय नुकसान होता है। ये बात मैं आप सभी को ये यहाँ शेयर करना चाहता हूँ कि यदि ड्राइनेस ज्यादा है, जैसे कि ड्राई आई सिंड्रोम है, तो उसमें ड्राइनेस ज्यादा रहती है, यदि इसके अंदर हम तर्पण करते हैं तो इसमें रेडनेस बढ़ जाती है, बर्निंग बढ़ जाती है, और इनटॉलरेंस जो है दर्द की वो बढ़ जाती है। तो इसी अवस्था में हमें ये नहीं करना है, लेकिन जब शुरुआत होती है तब हमें इसको करना है। और करना भी है तो सिर्फ गाय का घी डालिए अश्वतन के रूप में, वो भी रात को सोते समय, तो 1 या 2 ही बूंद, ज्यादा नहीं। तो इस प्रकार की कंडीशन में थोड़ा फायदा हमें मिलता है। और रिफ्रैक्टिव एरर जो है, खास करके मायोपिया, उसमें बहुत सारा फायदा इसमें से हमें मिलता भी है। नस्य के बहुत सारे जो गुण है बताए हैं शास्त्र में, और नासाई सिसोग्राम की बात हम सबसे बिल्कुल हम जानते ही हैं इनको। और सिर के सभी जगह पर यदि हमें अच्छी तरह से नरिशमेंट पहुंचाना है तो नसिया इज ओनली द प्रोसीजर, तो उसके हम कर सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आई के लिए है। और अणु तेल, जैसे कि चरक संहिता में बताया है इसका उपयोग, तो इस तरीके से अणु तेल का यदि हम उपयोग करते हैं तो तत् अणुनि इंद्रिय श्रोतांसी प्रविशति, और उसको जो है इंद्रियों के श्रोतांश के अंदर अणु के भाग में इसका प्रवेश होता है, और उसका जो बेनिफिट है, उसका जो फायदा है, इसका लाभ हमें अच्छी तरह से मिलता है। तो अणु तेल का प्रयोग इस तरीके से आईसाइट बढ़ाने में हमें बहुत ही महत्वपूर्ण भाग जो है इसका रोल रहता है। साथ साथ में यदि हम गोघृत भी नस्य के रूप में डाल सकते हैं, जीवंत आदि घृत भी कर सकते हैं, यष्टि मधु तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। यष्टि मधु तेल का प्रयोग या घृत का प्रयोग ज्यादा से आंख के लिए करते हैं, और यष्टि मधु तेल का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा हेयर फॉल के लिए ज्यादा बेनिफिट देता है। तो ये शिरोधारा एंड शिरोबस्ती, उसका तो बहुत ही अच्छा बेनिफिट है ही नेत्र के लिए, सभी सिर के लिए भी है, और सभी इंद्रियों का स्थान भी सिर है। तो जैसे सिर को पोषण मिलेगा, उसको फायदा मिलेगा, तो नेत्र को भी, सभी इंद्रियों के साथ में इसको भी फायदा मिलता ही है, और आईसाइट ज्यादा इम्प्रूवमेंट इसकी होती है शिरोधारा और शिरोबस्ती से। पाद पूजा, भागवत ने एक बहुत अच्छी प्रोसीजर बताई हुई है पाद पूजा करके। पाद पूजा मतलब हमें कुछ कंकु अक्षत लेके पाप की पूजा नहीं करनी है। हाँ, वो तो हम गुरुजनों की, ईश्वर की, अपने बुजुर्गों की करते हैं, वो अलग बात है। वो उसके प्रति हमारा एक आदर भाव है, वो व्यक्त करने के लिए है। लेकिन यहाँ पर जो पाद पूजा की बात है वो अलग है, वो स्पेशल आई केयर जो करने के लिए शास्त्रों ने बोला है, खास करके भगवत ने बोला है, वो अपने पाद की रक्षा के संदर्भ में। तो इसी को पाद रक्षा नाम न देकर पाद पूजा ऐसा नाम दिया है। और हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ जो भी वैज्ञानिक बातें हैं, यदि इसको इम्प्लीमेंट करना चाहा हमारे ऋषियों ने, तो उन सभी को धर्म के साथ जोड़ दिया है। और धर्म के साथ जोड़ने के बाद हमारी धर्म की भावना इतनी प्रबल रहती थी, प्रबल आज भी है, कि धर्म के साथ जुड़ी हुई बात है, तो हम इसको कभी नहीं करते हैं। तो इस तरीके से हम इन सभी को पाद पूजा को इस तरीके से समझ के हमें लेना है। तो उसमें क्या क्या आता है? पादाभ्यंग है, पादालेप है, पाद प्रक्षालन है, पाद त्राण है, और चंक्रमण है। ये सब को हम डिवाइड करके हम सोच सकते हैं। पादाभ्यंग,
किसी भी हम कांसे के कटोरे से 10 मिनट तक रात को सोते समय दोनों पाद तलों में गाय का घी है, एरंड स्नेह है या कोई भी मेडिकेटेड सिद्ध ऑयल है, इससे हम पादाभ्यंग करते हैं तो नेत्र के अंदर हमें ज़्यादा फायदा मिलता है। पाद पूजा के संदर्भ में एक बात और भी मुझे कहनी थी कि जैसे भी हमारे शास्त्रकारों ने बताया है कि दे पाद मध्य स्फुरु सन्निवेश है, पाँव में से 2 सिराएं निकल के सिर में होकर नेत्र वगैरह में उसकी शाखाएं फैलती है। इसीलिए यदि हम पाँव के ऊपर कोई भी ट्रीटमेंट करते हैं तो वो सिर के साथ साथ में नेत्र वगैरह इंद्रियों को भी इसको बेनिफिट पूरे मिलता है। इसी तरीके से यदि हम पाद के तलों में अभ्यंग करते हैं तो इसी 2 सिराओं के माध्यम से नेत्र को भी इसका अभ्यंग का जो फायदा मिलना चाहिए वो मिलता है। तो ये इस तरीके से पादाभ्यंग हम करते हैं तो उसका बेनिफिट अच्छा हमें तो मिलता है। इस तरीके से पादालेप वैसे भी आजकल शादी वगैरह में लग्न इत्यादि में हम हाथ में तो मेहंदी लगाते ही है, लेकिन पहले पाँव में भी मेहंदी लगाते थे और वहां पर ऐसा बोले जाते थे, कोई यदि काम नहीं करता है तो ऐसा बोलते थे कि पाँव में मेहंदी लगाइए क्या। तो ये मेहंदी लगाने का रिवाज हमारे यहाँ बहुत पुराने समय से रहा है। इसका सौंदर्य के अभिगम से तो फायदा है ही, लेकिन मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत अच्छा फायदा है। जैसे भी हमने आगे बताया कि वहाँ जो भी हम औषधियों का लेप करते हैं उसका पूरा फायदा हमें नेत्र को भी मिलता है। इसके अंदर हम मेहंदी के साथ साथ में चंदन है, उशीर है, त्रिफला है और काली मिट्टी है, इन सभी को लगा सकते हैं। और लेप एक प्रकार का लेप है और लेप की जो भी उसकी जो नियम है वो भी हमें यहाँ उसके पालन करना है। जैसे कि लगाने के बाद में यदि सूख गया, जब सूख जाता है तभी इसको निकालना है, तभी निकाल ही देना है, उसको तभी निकालना है और तभी निकाल ही देना है, दोनों बात इसमें करनी है। उससे पहले भी नहीं निकालना है, उसके बाद में भी नहीं करना है। तो सिंपल वाटर से आप इसको निकाल के साफ कर दीजिए। तो इस प्रकार से पातालेप भी करना है। पाद प्रक्षालन हमारे यहाँ पहले से ये रिवाज था। हमारे घर की जो मतलब घर जैसे हम बनाते थे, वास्तु शास्त्र हमारा इसी प्रकार का था। हम बाहर से आते थे तो पहले हमें पाँव धोने की जगह होती थी, वहाँ से पाँव धोने के बाद ही हमें घर में प्रवेश करना होता था। लेकिन आजकल पूरा जो है स्ट्रक्चर बदल गया है, तो फिर भी पहले हम पाँव को धो ले अच्छे पानी से, तो ये अच्छी बात होती है। इससे क्या होता है, और दूसरी बात रात को सोने से पहले यदि हम पाँव धोकर सोते हैं तो नींद भी अच्छी आती है, उसको भी अच्छी प्रसन्नता रहती है और जो फ्रेशनेस है आँख को ये भी लगती है, क्योंकि डस्ट वगैरह जो है वो निकल जाती है। पाद त्राण पाँव में जूते पहनते हैं वो प्योरली लेदर के होने चाहिए और वो जो है हमें डस्ट और हीट से हमें उसको प्रोटेक्ट करती है। तो ये यदि हम रबर के या तो प्लास्टिक के करते हैं तो यहाँ को बहुत सारा नुकसान इससे होता है। तो ये पादत्राण जो है वो पाद पूजा का ही एक भाग है, तो ये हमें अवश्य इसका ध्यान रखना है और सिर्फ लेदर के जूते ही हमें पहनने चाहिए। संक्रमण खुले पाँव से और हरे हरे घास के ऊपर हमें सुबह सुबह थोड़ा मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। ऐसा करने की वजह से जो हरे रंग का जो चक्षुष गुण है ये हमें पाँव के तलों से हमें सीधा मिलता है। यहाँ पर एक बात हमें समझ लेनी है कि जो भी वहाँ पर हरा घास जो है वो वहाँ की मिट्टी वगैरह सब बिल्कुल साफ होनी चाहिए। कोई भी मतलब इसका इंसेक्ट्स वगैरह वहाँ पर नहीं होने चाहिए। यदि ऐसा कुछ गंदी चीज़ें होती है तो गंदी चीज़ भी साथ में जाएगी और आँख को फायदा करने की बजाय नुकसान करेगी। तो ये बात हमें ग्रीन ग्रास के ऊपर मॉर्निंग वॉक करने के लिए हमें ध्यान में रखनी है। सर्वांग अभ्यंग सभी लोग जानते हैं कि अभ्यंगम आचरितम के बाद में जो बात बताई है उसमें दृष्टि प्रसादनम की बात अभ्यंग के संदर्भ में बताई है। दृष्टि को क्लियर करता है, उस दृष्टि के अंदर जो भी इम्प्योरिटीज है उसको दूर करते हैं सर्वांग अभ्यंग। तो सर्वांग अभ्यंग यदि किया जाता है तो वो आंख की क्लैरिटी तो क्लियर करता ही है, आंख के अंदर को भी जो कुछ भी मतलब ये इम्प्योरिटीज रहती है तो इसको क्लियर कर देता है। फटीग जो है फटीगनेस उसको भी क्लियर करता है। और दूसरी बात जो अभ्यंग की जो है इसमें बताया है कि जरा का भी नाश करता है, जरा को भी नाश भी करता है और जरा को उसको रोकता भी है, उसके सामने हमें प्रोटेक्शन भी देता है।
तो यहाँ पर भी इस बात को हम इस तरीके से सोच सकते हैं कि आँख की जो डिजेनरेटिव कंडीशन जो है उनको भी सर्वांग अभ्यंग से फायदा मिलता है, और डिजनरेशन या तो होता नहीं है, और होता है तो बहुत लंबे समय के बाद होता है। तो इस तरीके से यदि हम ये सर्वांग अभ्यंग करते हैं, साथ साथ में नेत्र अभ्यंग भी कभी कभी कहीं लोग करते हैं, तो उसका भी यही फायदा है। अभ्यंग का जो फायदा है वो यहाँ पर भी हमें मिलेगा नेत्र के संदर्भ में। तो ये सभी फायदे के साथ में सर्वांग अभ्यंग और नेत्रगत अभ्यंग हमें करना चाहिए। इम्पोर्टेंट मेडिसिन हमें अभ्यंग वैसे सुबह सुबह करना चाहिए, और वैसे अभ्यंग का दूसरा रूल ऐसा भी है कि अभ्यंग करने के बाद में हमें सुबह जो सूर्य के जो किरण है, मृदु किरण है, उसका डायरेक्ट हमारे बॉडी के ऊपर आँख के साथ इसमें लेना चाहिए। सूर्य के जो किरण है वो आँख बंद करके हमें सूर्य के सामने बैठना है अभ्यंग करने के बाद में। तो इससे क्या होता है कि आँख को तेज मिलता है और पूरे बदन को विटामिन डी भी मिलता है। तो इस वजह से जो अभ्यंग का फायदा है, बेनिफिट हमें अभ्यंग के बाद सूर्य स्नान करने से हमें मिलता है। क्या क्या मेडिसिन हम यूज कर सकते हैं? बालकों के लिए, चिल्ड्रन के लिए चंदन वृक्षादि तेल, युवा वर्ग के लिए अश्वगंधादि तेल या तो अश्वगंधा तेल, और जो सीनियर सिटीजन है उन सभी के लिए महानारायण तेल या नारायण तेल से या बला तेल से इसका अभ्यंग करना, जो वात ना सके उसे करना चाहिए। क्योंकि वृद्धत्व में वायु का दोष प्रबल रहता है, यदि हम वात नाशक औषध सिद्ध से यदि हम अभ्यंग करते हैं तो वात का जो प्रकोप है इसको हम काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें 3 प्रकार के तेल का उपयोग अभ्यंग के लिए पूरे जीवन दरमियान करना चाहिए। पामिंग, आप सभी लोगों ने डॉक्टर बेट्स की बात तो सुनी होगी। उन्होंने आई एक्सरसाइज के बारे में बहुत सारी बातें की है, और हमारे बहुत सारे सीनियर लोग काफ़ी जगह पर, काफ़ी कॉलेजेस में आई एक्सरसाइज भी पेशेंट्स को करवाते भी है। वो सभी तो है ही, वो सभी तो करना ही है, लेकिन यहाँ पर मेरा जो आग्रह है पामिंग के लिए है। पामिंग भी डॉक्टर बेट ने एक महत्वपूर्ण प्रोसीजर बताई है कि वैसे प्रोसीजर तो आँख बंद करने के लिए, कुछ प्रोसीजर ऐसी होती है कि हमें ये करना है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है हमें ये नहीं करना है। पामिंग जो है इसमें से एक है, हमें नहीं करना है। क्या नहीं करना है? हमें ज़्यादा जो देखने की जो हमारी आदत है उसको रोकना है, उसको हमें बंद कर देना है। हमारी आँख एक ऐसी इंद्रिय है कि वो सतत 24 आवर्स वर्क करती है। हम दिन में जब देखते हैं, जैसे कि आज आप सभी लोग मुझे सुन रहे हो, साथ साथ में अपने मोबाइल में या लैपटॉप में देख भी रहे हो, तो आँख तो अपना काम करती भी है। और जैसे भी आप घूमने भी निकले हो तो भी आप किसी से बात करते रहते हो, घूमते घूमते साथ साथ में आँख को अपना काम देखना करती ही रहती है। तो ये जो आँख का जो काम है कंटिन्यूअस प्रोसेस है। वहाँ तक कि रात को भी हमें नींद में सपने देखने की आदत होती है। तो ऐसा कहा गया है कि जब हम रात को सपना भी देखते हैं, ड्रीम के दौरान भी हमारी आँख जो है, नेत्र है, एक्टिव रहती है, आई जो एक्टिव रहती है। तो उसी समय पर भी हमारे आँख को पूरा आराम मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है। 24 आवर्स जो हमारी आँख जो है काम करती रहती है। यदि हम कंटिन्यूस काम करते रहते हैं तो अतियोग होता है। अतियोग होने की वजह से नेत्र के अतियोग के प्रॉब्लम भी क्रिएट होते हैं। यदि ऐसा नहीं करना है, उससे बचना है, तो पामिंग हमें करना चाहिए। हर 1 घंटे के बाद में 5 मिनट, कम से कम 5 मिनट आँख को आराम देना है। इस तरीके से, जैसे फिगर ने बताया है, हथेली को आँख के ऊपर इस तरीके से रखिए कि ज़्यादा प्रेशर आँख के ऊपर ना आए, और ऐसा ढीला भी नहीं छोड़ना है कि दोनों उंगलियों के बीच में से प्रकाश का किरण आँख के ऊपर आ जाए। यदि वो किरण आँख के ऊपर आता है तो फिर भी वो आँख को जो रेस्ट मिलने वाली बात है वो नहीं रहेगी, क्योंकि वो किरण आने की वजह से फिर आँख एक्टिव हो जाएगी। तो आँख को जो आराम मिलना चाहिए, नेत्र को जो आराम मिलना चाहिए, वो नहीं हो पाएगा। इस तरीके से करना है कि आँख बंद रख के और किरण बिल्कुल आँख के अंदर प्रवेश न कर पाए, और कुछ भी ज़्यादा प्रेशर, बिल्कुल प्रेशर आँख के ऊपर न हो। इस तरीके से हमें ये करना है। तो आँख के नेत्र के अति योग से हम इसको आँख को बचा पाएंगे, और पामिंग का जो पूरा बेनिफिट होना चाहिए वो हम ले सकते हैं। डॉक्टर बेट ने तो यह बात बताई है कि उनके जो आई डिसीज था, जो पूरी एक्सरसाइज के साथ में पामिंग को ज़्यादा भार दिया और उसको ज़्यादा उन्होंने उसके ऊपर एक्सरसाइज किया है। तो इसके ऊपर यदि ज़्यादा हम करते हैं तो काफ़ी फायदा है। और उनको
हाई जो डिसीजेस थे, हाई मायोपिक जो था, उसके काफी बेनिफिट इनमें मिल गया, काफी कुछ हद तक मायोपिक कम हो गया था। ये इनका मतलब ये रहा अनुभव रहा था। तो फार्मिंग का एक बहुत बड़ा फायदा है। आहार, आयुर्वेद की जो स्तंभ है इनमें से आहार एक महत्वपूर्ण है। तो जैसा हम आहार खाएंगे ऐसा हमारा शरीर बनेगा, मन बनेगा, इंद्रिया बनेगी। तो चक्षु इंद्रिया भी उसी में से ही एक है। तो हमारे यहाँ आहार का महत्व सभी के साथ में नेत्र के लिए भी, चक्षु के लिए भी है। हमारे यहाँ बताया गया है कि षड्रसयुक्त हमारा आहार होना चाहिए। ऐसा बताया गया है कि सर्वरसाभ्यासो आरोग्यकरणम, कहीं कहीं ऐसा भी कहा गया है कि सर्वरसाभ्यासो बलकरणम, मतलब ये आरोग्य के लिए भी और बल के लिए, दोनों के लिए सर्वरस का अभ्यास होना चाहिए। हमारी जो इंडियन डाइट है सभी षड्रस आ जाते हैं। तो ये षड्रस जो है सभी के सभी मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तीक्त, कसाय, ये सभी के सभी रस हमारे डाइट में होने चाहिए। तभी ये हमारे पूरे शरीर के साथ साथ में नेत्र का आरोग्य भी संभालने में हमें मददरूप बनेगा। पर्टिकुलरली क्या क्या होना चाहिए? हमारे यहाँ गोधूम, गेहूं, शाली, यव, कोद्रव, मूंग को ज्यादा चक्षु से बताया है, और वो भी 1 साल पुराना ही होना चाहिए। कुछ लोगों का ऐसा कहना भी है जैसे भी डायबिटीज में राइस नहीं खाना चाहिए, लेकिन कुछ जो विद्वान इसी ऊपर काम करते हैं ऐसा बोल रहे हैं। यदि 1 साल पुराना शाली हमारे पास है तो डायबिटीज के लिए भी हम इसको उपयोग कर सकते हैं, इसमें हमारी शुगर बढ़ेगी नहीं। तो हालांकि हमारे यहाँ गेहूं के बजाय शाली को, अक्षत को, राइस को ज्यादा ही महत्व दिया हुआ है हमारी संस्कृति के अंदर भी। जब हम किसी को तिलक भी करते हैं तो गेहूं नहीं लगाते हैं, तिलक के साथ साथ में चावल ही लगाते हैं। तो इसका ये धर्म के साथ साथ में आरोग्य के लिए भी ये इतना महत्व चावल को है। लेकिन ये 1 साल पुराना हो तो हम डाइट में इसको लें तो चक्षु से हो सकता है। इस तरीके से यव, गोद्रव, मूंग आहार के संदर्भ में जब हम ग्रेड की बात करते हैं तो इसको हमें समझना चाहिए। मिल्क की बात करते हैं तो काउ मिल्क जो है वो भी कंट्री, ये जर्सी जो है, जर्सी और काउ नहीं है। आप सभी विद्वान लोग हैं, जानते भी होंगे, जर्सी है वो काउ है ही नहीं, इसलिए उसका मिल्क जो है वो काउ मिल्क नहीं है, वो फायदा नहीं करता है, ऑन द कॉन्ट्ररी वो नुकसान करता है। इसलिए हमें जर्सी का जो दूध है वो हमें लेना नहीं चाहिए। हमारी जो देसी गाय है उसी का ही दूध हमें लेना चाहिए। और उसमें भी सबसे श्रेष्ठ जो है वो गिर की, जो गुजरात का जो गिर एरिया है वहाँ की जो गाय है वो सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। ब्राजील ने भी यही गाय जो है वो यहाँ पर उसका संवर्धन किया हुआ है। गुजरात का एक शहर है भावनगर, वहाँ के महाराजा ने उस समय में 2 लाख गिर की गाय ब्राजील को भेंट दी थी। और तब से इसका जो महत्व है वहाँ पर ब्राजील में बहुत अपनी जो गिर गाय है उनका रहा है। और सभी गाय में खास करके यहाँ की जो गिर की गाय है उसके दूध के अंदर स्वर्ण के कुछ अंश उसमें से मिलते हैं। तो ये जो नेचुरल गोल्ड के जो पार्ट उसके मॉलिक्यूल्स, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात कर सकते हैं। तो इसी से बनाया हुआ घी और नवनीत हमारे लिए ज्यादा चक्षुष रहता है बजाय जर्सी वगैरह के लिए। फ्रूट्स की बात जब हम करते हैं तो द्राक्षा है, आमल की है, दाड़िम है, बदर है, मैंगो है, ये सभी चक्षुष से बताया है। तो इसका सीजन के हिसाब से हमें इसका उपयोग करना चाहिए, जुडिशियल उसका उपयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि चलो भाई द्राक्षा चक्षुष से है, बहुत अच्छी चीज है तो बहुत सारी ज्यादा अति मात्रा में कुछ भी वो नुकसान करता भी है। हमारे यहाँ सब कुछ जो है मध्यम मात्रा सिद्धि की बात है, तो मात्रा सिद्धि के हिसाब से हमें ये सब सेवन ऋतु के हिसाब से ही करना चाहिए। वेजिटेबल्स में पटोल को चक्षु से भी बताया है, बहुत सारी हाई के डिसीज में भी औषध के रूप में भी बताया है। दूधी को भी चक्षु से है, कारवेलक है, बैंगन है, जीवंती को तो शाक श्रेष्ठा भी कहा गया है। तो ये सभी हमें हमारे रूटीन डाइट में रेगुलरली लेने चाहिए। भाजी के रूप में यदि हम जो ये पत्र शाक के संदर्भ में सोचते हैं तो इसमें भी शाक श्रेष्ठ है, जीवंती, तंदुल भी
भाजी, इसकी भाजी बना के, शाक बना के अच्छी तरह से बनाते हैं तो वो अच्छा फायदा मिलता है, स्वाद में भी अच्छी लगती है, ऐसी भी है। स्पाइसेस के बारे में जब बात करते हैं तो सेंधव है, मरीच है, मेथी है, धनिया है, अदरक है, जीरक है, पलांडू है, ये सभी चीज हमारे जो रूटीन में उपयोग हम करते भी हैं, लेकिन इसका जुडिशियस उपयोग और रेगुलर उपयोग यदि हम नियमित इसका उपयोग करते रहते हैं वो आँख के लिए ज़्यादा अच्छा है। जो समुद्र लवण हम जो ज़्यादा यूज करते हैं वो नेत्र रोग करने में हमें मदद करता है, इससे नेत्र रोग ज़्यादा होता है ऐसा बताया है। हालांकि यदि हम सेंधव का उपयोग करते हैं तो सेंधव जो चक्षुष है इससे नेत्र रोग तो नहीं ही होगा, लेकिन वो आँख को फायदा होगा इससे। तो हम समुद्र लवण की बजाय सेंधव का उपयोग करें तो नेत्र के लिए ज़्यादा फायदा रहेगा। खाने में मिर्ची, दाल हो या हरी मिर्च हो, इसके बजाय यदि हम मरीच का उपयोग करते हैं तो ये ज़्यादा फायदा हमारे लिए होगा। धनिया हमारे यहाँ उपयोग करते हैं, जीरक भी हमारे यहाँ उपयोग करते हैं, अदरक भी हमारे उसमें रसोई में हमारा होता ही है, और पलांडू भी होता है। हालांकि कुछ धर्मों में पलांडू वर्ज्य है, लेकिन यदि जरूरत पड़ी तो आहार के रूप में या तो औषध के रूप में पलांडू का उपयोग करना चाहिए। क्या नहीं लेना है ये भी हमें सोचना चाहिए, जैसे कि नेत्र के सामान्य निदान बताया है, इसमें मांस का उल्लेख किया है। मांस जो है वो नेत्र रोग करने वाला है, तो यदि हम नेत्र रोग से बचना चाहते हैं तो मांस, उड़द नहीं लेना है। और उड़द नहीं लेना इतना नहीं कि कोई भी प्रिपरेशन है, जैसे कि इडली है, डोसा है, कुछ भी, तो उड़द पाक भी बनाते हैं हमारे गुजरात में। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो उससे हमें थोड़ा दूर रहना चाहिए यदि हम आँख का मतलब सोचते हैं तो। दूसरे हेतु के लिए मांस अच्छी चीज़ है, उसके लिए जब जरूरत पड़ी तो वो लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सब हम आँख के लिए मना किया है तो दूसरे के लिए भी मना कर दें, ऐसी चीज़ नहीं है। मांस दूसरे चीज़ों के लिए भी अच्छी बात है, दूसरे भी फायदे हैं इनके। यदि उसकी ज़रूरत है वहाँ तो उसका उपयोग हमें इस तरीके से सोच समझ के करना है। दही वैसे अभिसंध है और उसकी प्रिपरेशन बटर मिल्क यदि सही ढंग से बना है तो अच्छी चीज़ है, लेकिन यदि जिसको सुटेबल नहीं है उसको नहीं लेना है। कर्ड तो वैसे भी नहीं लेना है, ज़्यादा लेना है तो भी इसके अंदर काली मिर्च डाल के हम ले सकते हैं और अच्छी उसका जुडिशियस उपयोग हम कर सकते हैं। लेकिन रात को तो कभी नहीं लेना है, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं। तो इस तरीके से यदि हम करते हैं तो आँख के लिए तो अच्छा रहेगा, यदि दही नहीं लेते हैं तो। वाटरमेलन ये भी अचक्षुष बताया है हमारे यहाँ, इसीलिए इसका भी ज़्यादा उपयोग हमें नहीं करना है। कभी कभार ठीक है कर लिया तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा उपयोग करेंगे यदि हमें नेत्र रोग है तो नहीं ही करना है। आतापत्र विहार के संदर्भ में चक्षुष, हमारे यहाँ आतापत्र की बात बताई गई है। आतापत्र हमें हमारे जो सिर है वो डायरेक्ट सन हीट से इसको बचाना है। यदि जरूरत पड़े तो हमें आतापत्र के रूप में छाता का उपयोग करना है। मौली का हमारे यहाँ बहुत सारा पहले प्रचलन था, मौली का उपयोग हमें करना चाहिए। आजकल देखें तो हेलमेट आ गई है, तो हेलमेट भी हमारे आतापत्र का ही काम करती है और अकस्मात से भी बचाने का काम भी करती है। तो दोनों के हेतु से हमें हेलमेट का भी उपयोग हमारी फिट प्रैक्टिस में करना चाहिए। जैसे कि हमें आई एक्सरसाइजेस के बारे में पहले बताया था, जिसमें हमें पामी की बात की, उसमें त्रटक की बात भी आती है। त्रटक में ऐसी बात बताई है कि एक तो सूर्य त्रटक है, एक कैंडल त्रटक भी है। तो जो सूर्य त्रटक की बात बताई है वहाँ पर हमें जब सूर्य के त्रटक करना है तो मैं ये सलाह देता हूँ कि जब सनराइज अभी नहीं हुआ है लेकिन सनराइज होने का पूरा रूप हमें दिखाई दे रहा है, जैसे कि हम इसको बोलते हैं अरुणोदय। तो अरुणोदय के समय पे हमें खुली आंख से अरुणोदय के सामने देखना है और हो सके वहां तक अनिमेष देखना है। लेकिन जब सूर्य हो जाता है, थोड़ा सा लाल है तब तक ठीक है, तब हम अनिमेष खुली आंख से देख लेते हैं तो कोई बात नहीं है। लेकिन जैसे भी रेडनेस कम हो गई और येलोइश चालू हो गया तो हमें खुली आंख से सूर्य को देखना नहीं है। यदि हम उसको देखते हैं तो नुकसान होता है, मैक्युलर बर्न होने की संभावना रहती है। तो इसीलिए उस समय पर यदि हम त्राटक करना चाहते हैं तो बंद आंख करके आप सूर्य के सामने बैठिए, तो सूर्य का जो रेज है आपके सामने आएगा, उसको आपको फायदा मिलेगा। तो ये हम कर सकते हैं सनरेज। इसी तरीके से मूनलाइट का भी बात है। मूनलाइट को भी हमें
वो हम खुली आंख से उसका नाटक कर सकते हैं। उसका भी फायदा हमें, शीत गुण का भी फायदा हमें मिलता है। सूर्य से तेज गुण का फायदा मिलता है और चंद्र से हमें शीत गुण का फायदा आंख के लिए मिलता है। भागवत ने जो चक्षु रक्षा के लिए जो उपाय बताए हैं, इसमें एक बात लिखी हुई है, मनसोर निर्वृत्ति। कुछ लोग वहां पर ऐसा बोलते हैं कि मनसो निर्वृत्ति नहीं है, निवृत्ति है। एक मिनट, मनसोर निवृत्ति नहीं है, निर्वृत्ति ही है। निवृत्ति के जो अर्थ हैं, बहुत सारे अर्थ हैं। इसमें से एक अर्थ है मानसिक आनंद। मनसोर निवृत्ति का एक अर्थ होता है मानसिक आनंद, मतलब हमें आनंद की अवस्था में रहना है। और ये आनंद की अवस्था के लिए यदि हमें नेचर के अंदर जाना है तो नेचर के सामने बैठ के हमें आनंद लेना है। हमारे जो फेवरेट कलर्स के फ्लावर्स हैं उसको देखते रहना है, और हमारे जो लाइक माइंडेड पीपल हैं, फ्रेंड्स हैं, उसके साथ रहना है। और हमारे जो भी हमारी कुछ अच्छी बातें बनी हैं, सुखद घटनाएं हमारे जीवन में बनी हैं, उसको याद करना है। ये सब करने से मानसिक आनंद हमारा बढ़ता है। नेत्र स्वास्थ्य के लिए ये बहुत जरूरी है, नेत्र रक्षा के लिए बहुत जरूरी है। साइमल्टेनियसली कुछ डिसीज ऐसे भी हैं जो इसमें सोमेटिक का के साथ साथ साइकोलॉजिकल भी ट्रीटमेंट की आवश्यकता रहती है। जैसे कि सिंपल क्रॉनिक ग्लोकोमा है, तो इसमें ऐसा बताया गया है कि यदि आप उसके मेडिकेशंस के साथ साथ में यदि आप इस प्रकार की एक्टिविटी करते हैं तो ये सिंपल क्रॉनिक ग्लोकोमा को कम करने में मददरूप होता है। तो ये एलोपैथी साइंस में भी आज बोली जाती है। तो ये हमारे यहाँ हमारे भागवत जी ने ये बहुत अच्छी तरह आचार्य ने बताया है, मनसोर निवृत्ति। तो इस तरीके से हमें इसका समझना चाहिए और करना भी चाहिए। बिहार, जैसे भी मैंने पहले ही बताया कि हम फार्मिंग करते हैं, तो लेकिन फार्मिंग तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन मिनिमम यूज हमें आँख का करना है। आजकल जैसे कि हम कंप्यूटर है, लैपटॉप है, बहुत सारी चीजें जो गैजेट्स आ गए हैं, इसकी वजह से हम आँख का ओवर यूज कर रहे हैं, अतियोग कर रहे हैं। तो हमें जितना हो सके इतना मिनिमम आँख का उपयोग करना है। ये सब चीजें आई है, साइंस टेक्नोलॉजी है, इसका बेनिफिट भी हमें लेना भी है, लेकिन हमें इसका उपयोग जुडिशली करना है। तो जितना मिनिमम यूज करेंगे तो इतना फायदा हमें हमारे आँख के लिए है। तो ये बात हमें अच्छी तरह से इसमें समझनी चाहिए। वैसे ये अपथ्य में है, लेकिन हम पथ्य में इसलिए ले रहे हैं कि हमें ये नहीं करना है। एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण नहीं देखना है। मॉडर्न साइंस तो कहता है कि भी ये इसकी वजह से ऐसा होता है कि ये सूर्य ग्रहण देखते हैं तो मैक्यूलर बर्न हो जाता है। हमारे यहाँ ये बात बहुत अच्छी तरह से बताई गई है, और दोनों तरीके से बताई है। आयुर्वेद में भी बताई है और दूसरे ग्रंथों में भी, दूसरे साहित्यों में भी ये बात बताई है कि सूर्य का ग्रहण हमें नहीं देखना है। उसके जो किरण है उसकी वजह से आँख को नुकसान होता है। आयुर्वेद में इस प्रकार से बताया है जब कि सपना में भी हमें सूर्य ग्रहण नहीं देखना है। इसका मतलब जब हम जागृत अवस्था में हैं, एक्चुअल सूर्य ग्रहण है वो हमें तो नहीं ही देखना है, लेकिन सपना में भी नहीं देखना है। यदि सपना में भी यदि हमने देखा है तो भी आँख को नुकसान कर सकता है। तो मैंने जो पहले बात बताई थी कि हम सपना देखते हैं तो आँख हमारी एक्टिव रहती है, तो ये शास्त्र की बात यहाँ पर भी इतनी ही लागू होती है। और ये हमें यहाँ पर भी ये बात सोचनी है कि सूर्य ग्रहण इत्यादि को हमें नहीं ही देखना है। तो ये जो बातें हैं आजकल के समय से हमारे यहाँ हुई है, जब हमें नियर रीडिंग की बात हमारी चल रही है कि तो इसके भी कुछ प्रोटोकॉल है, कुछ नियम बनाए हुए हैं। तो सोते सोते कभी हमें नहीं पढ़ना है। हम ये ज़्यादा ओवर यूज मोबाइल कंप्यूटर्स का ज़्यादा नहीं करना है। चलते व्हीकल में हमें नहीं करना है, पढ़ना नहीं है। यदि हम बस या वगैरह में ट्रैवल कर रहे हैं, पूरी बस हिल रही है, तो उस समय पर भी हमें किताब वगैरह नहीं पढ़ना है, मोबाइल वगैरह नहीं देखना है। यदि करते हैं तो आई को स्ट्रेस ज़्यादा होता है, आपको नुकसान हो सकता है। चिकित्सा सूत्र की जब बात आती है तब निदान परिवर्जन, ये पहला चिकित्सा सूत्र बताया है।
हमारे आचार्यों ने, और वो भी जब नेत्र की बात करते हैं वो करने से पहले वहाँ पर निदान परिवर्जन की बात बताई गई है। तो वो सार्वदेहिक तो लागू है ही, लेकिन जहाँ बताई गई है नेत्र रोगों की शुरुआत करने से पहले औपचारिक अध्याय में, वहाँ पर तो ये 100% एप्लीकेबल है। तो यदि हमें नेत्र के रोगों से बचना है तो डेफिनेटली ये सब बातें जो निदान करने वाली बातें हैं उनका परिवर्जन करना है, उससे दूर रहना है, इसको अवॉइड करना है। जैसे कि हमें बताया है, हम सब जानते हैं उष्णाभितप्त से जल प्रवेशात सबसे पहला निदान है। आप सभी आयुर्वेद के ज्ञाता हो, आयुर्वेद के अभ्यास हो, विद्यार्थी हो, आप सभी ने रसशास्त्र में धातु निर्वापन का प्रयोग किया होगा। कुछ कुछ धातु को शुद्ध करने के लिए, औषध के लिए उपयोग करने के योग्य बनाने के लिए इसका निर्वापन करना होता है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, पहले धातु को अग्नि तप्त करते हैं, रक्त वर्ण को तप्त करते हैं, फिर बाद में जिस द्रव में इसको हमें निर्वापन करना होता है इसके अंदर डालते हैं। जब डालते हैं तब छम करके इसका आवाज आती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर एक निर्वापन हो गया। इस तरीके से हमें 2 बार, 3 बार, 7 बार, 10 बार, जितनी बार शास्त्र में कहा गया है इतनी बार हम करते हैं। जब कम से कम 7 बार करते हैं या तो इससे ज्यादा, तब ये धातु की जो स्थिति है वो देखने जो जैसी होती है। रसशास्त्र के जो विद्यार्थी है उनको पता होगा, रसशास्त्र के जो फैकल्टीज है उनको ज्यादा पता होगा, और जिन्होंने इस प्रकार के प्रयोग किए हैं उनको भी पता होगा कि धातु जो इतनी कठिन होती है वो इतनी ब्रिटल हो जाती है इतने ज्यादा समय उसको निर्वापन करने के बाद में। तो इतनी कठिन धातु मेटल जो अग्नि से तप्त होने के बाद में जब जल के अंदर प्रवेश करती है, जल या द्रव कोई भी इसके अंदर जब प्रवेश करती है और बार बार करना होता है, तब इसकी स्थिति किस प्रकार की ब्रिटल हो जाती है। तो आंख हमारी तो बहुत 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 मृदु है इस मेटल के सापेक्ष में। तो यदि हम उष्णाभित तत्वों से जल प्रवेशात करते हैं तो आंख की परिस्थिति, आंख की स्थिति, आंख की क्या हो सकती है, ये हम अच्छी तरह से सोच सकते, समझ सकते हैं। इसीलिए उष्णाभित तत्वों से जल प्रवेशात का जो निदान है उससे तो हमें दूर ही रहना है। आज के संदर्भ में यदि हम इसको देखना चाहते हैं तो बाहर से आते तुरंत ही ठंडा पानी या सादा पानी, कोई भी पानी पानी है, गर्म पानी हो तो भी इसका गुण तो शीत ही रहता है यदि जब हम उसका पान करते हैं। तो हमारे यहाँ शंकराचार्य ने बताया है कि पानी ठंडा ही है, क्यों, इसको यदि अब अग्नि के ऊपर गर्म से गर्म पानी डालते हैं तो भी अग्नि शांत हो जाता है, क्योंकि पानी का मूलभूत गुण शीत है। तो किसी भी प्रकार का हो तो पानी है, तो पानी यदि हम से मुंह धोते हैं, आंख धोते हैं, पानी पीते हैं, सिर के ऊपर डालते हैं, ये सभी चीज उष्णाभित तप्त से जल प्रवेशात ही है। इन एडिशन टू दैट, हम यदि समर समय में गर्मी में से तप्त होके तुरंत एसी के अंदर आके बैठ जाते हैं तो भी वो उष्णाभित तप्त से जल प्रवेशात है, क्योंकि हम शीत प्रवेश करते हैं और जल से मतलब यहाँ शीत भी है। तो ये हमें सोचना है, तुरंत हमें नहीं आना है इसके में। इसी वजह से तुरंत वो जो आणविक जो चेंजेस होते हैं वो बहुत ही नुकसान होते हैं, पर्टिकुलरली आंख के लिए। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ भी यदि कोई गेस्ट हमारे घर में आते हैं, हमारे यहाँ पहले से ये रिचुअल था, यदि वो बाहर से आए हैं 10-15 मिनट इसको ऐसे ही बिठाएंगे, इधर उधर की बातें करने के बाद भी हम जलपान कराते हैं। तो ये हमारा रिचुअल था, ये हमारे रूटीन में जो जुड़ा हुआ था, ये आज भी हमें सोचना है। हम भी ऐसा ही करते हैं, कभी हम बाहर से कोई लोग आए हैं तो उनको बोलते हैं कि भाई आप गर्मी में से आए हैं, तुरंत हम पानी देना नहीं चाहेंगे, आप यदि बुरा ना मानो तो 10 मिनट के बाद देंगे आपको। तो तुरंत वो बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है, बहुत ज्यादा प्यास लगी है तो फ्रिज का तो पानी देना ही देना नहीं है, हल्का सा थोड़ा सा मिक्स वाटर दे दीजिए तो ठीक है, बाकी नुकसान ही करेगा वो। इसीलिए उष्णाभित तप्त से जल प्रवेशात बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका रोल है। मैं तो ये समझता हूँ कि ऐसी क्या चीज हो सकती है इसमें, जैसे कि ये कठिन धातु एकदम ब्रिटल हो गई है, इसी तरीके से यदि सॉफ्ट टिश्यू जो है बार बार इसी प्रकार से हो जाते हैं तो वो हार्ड हो सकते हैं, स्क्लेरोसिस हो सकता है। यदि मेरा एक
ऑब्जर्वेशन है, लेकिन अभी पक्का 100% मैं नहीं कहता हूँ। लेकिन आप सभी चालक जो हैं वो भी थोड़ा सोचिएगा। उसका भी तब तक से जल प्रसाद जे भी हमने बात अभी डिस्कस की है। यदि जो क्रोनिक सिंपल ग्लूकोमा वाले जो पेशेंट हैं उनको आप पूछिए तो ये हिस्ट्री काफ़ी लोगों में आपको मिलेगी, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो चैनल ऑफ स्लैम है, पूरा जो नेटवर्क है वो पूरा स्क्लेरोसिस हो जाता है। इसकी वजह से क्यों होता है स्क्लेरोसिस? एलोपैथी में, मॉडर्न साइंस में इसका कोई रीजन ऐसा नहीं है। हालांकि कुछ सेलुलर चेंजेस के हिसाब से सोच सकते हैं, लेकिन कभी कभी हमें तो उससे पहले भी देखने को मिलता है। तो ये कारण जो है मैं समझता हूँ कि हमें इस तरीके से भी सोचना चाहिए कि ये स्क्लेरोसिस जो हुआ है वो नेटवर्क का, तो शायद इसकी वजह से तो नहीं है। तो यदि वो ऐसा है तो हमें इस तरीके से भी इसको सोचना चाहिए। बहुत दूर का लंबे समय तक नहीं देखना है, क्योंकि लंबे समय जब दूर का देखते हैं तब हमारी पीपी डायलेटेड रहती है। ये सब हम लोग जानते हैं सालक के भी। तो ये डायलेटेड रहने की वजह से, ज्यादा समय डायलेटेड रहने की वजह से ग्लूकोमा के पेशेंट में पर्टिकुलरली प्रॉब्लम हो सकती है। और नहीं है जो दे आर प्रोन टू ग्लूकोमा, उनको ये होने की संभावना रहती है। तो इसको ज्यादा दूर तक नहीं देखना है। हमारे यहाँ एलोपैथी के हिसाब से बोलते हैं कि थोड़ा दूर का भी देखो, लेकिन थोड़े समय तक ठीक है, लंबे समय तक वो नहीं देखना है, वो उसको भी हमें अवॉइड करना चाहिए। स्वप्न विपर्य तो आजकल बहुत हो रहा है। दिन में सोना, रात को जागना, ये हमें अवॉइड करना चाहिए। ये सार्वधानिक के लिए तो भी है ही नुकसान करता, आँख के लिए भी नुकसान करता है। एक्सेसिव क्राइंग ज़्यादा होने की वजह से जो पूरा हमारा टीयर फिल्म है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो आँख के लिए नुकसान करता है। जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो नुकसान कर सकता है। और ज़्यादा इरिटेशन लैक्रिमल ग्लैंड के ऊपर होने की वजह से लैक्रिमल ग्लैंड का भी पेन इत्यादि हो सकता है। ये मानसिक जो भाव है, ग्रीफ, एंगर, स्ट्रेस, वो भी आंख के ऊपर प्रभावित है, तो उसको भी हमें इससे भी दूर रहना है। अभिघात, ये तो हमें किसी भी तरीके से अभिघात, नयनाभिघात का पूरा एक अध्याय सुश्रुति ने दिया हुआ है, तो इसके भी हमें अच्छी तरह से इसको अवॉइड करना है। धूमपान, चाहे वो बार धूम हो या हम धूम्रपान कर रहे हो, दो हमारे लिए बहुत ही नुकसान करता है। एक स्टडी ऐसा भी पढ़ा था मैंने कि जो धूम्रपान ज़्यादा करते हैं उनको ARMD है, कैटरेक्ट है, वो जल्दी डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा करने की वजह से इसको ऑक्सीजन जो पूरी मात्रा में मिलना चाहिए, नरिशमेंट जो हमारे एंड ऑर्गन तक, एंड सेल तक जाना चाहिए, वो नहीं जाता है। इसकी वजह से कैटरेक्ट या ARMD वगैरह मैकुलर डिजेनरेशन की कंडीशन डेवलप होती है। तो ये हमें अवॉइड करना है। ये चाहे पैसिव हो या एक्टिव हो, दोनों नुकसान करता है। वेग विधारण उसकी भी इफेक्ट हर पूरे बॉडी में है, तो ये भी हमें नहीं करना है। आँख के लिए भी अल्कोहल भी, इंटेक ऑफ अल्कोहल भी ज़्यादा नुकसान करता है। सूक्ष्म निरीक्षण, जो माइक्रोस्कोप पर ज़्यादा काम करते हैं, नियर वर्क ज़्यादा काम करते हैं, जैसे कि वॉच रिपेयरर्स हैं, उनको भी ज़्यादा काम करना पड़ता है। डायमंड कटर्स हैं, डायमंड के ऊपर ज़्यादा काम करते हैं, उनको ज़्यादा, उन सभी लोगों को प्रेस वायर पर वो जल्दी डेवलप हो जाता है। और प्रेस वायर पर जल्दी डेवलप हो जाने की वजह से उन लोगों को जल्दी कैटरेक्ट भी डेवलप होता है। तो इससे भी हमें इसको अवॉइड करना है। कुछ आहार की बात कही है, जिसमें कुलत है, मांस है, जिसे वास्ते बताया, कांजी है, उड़द, ये सब निदान करना है, उसको भी हमें उसको परिवर्जन करना है। फास्ट फूड सभी भी जिसमें सुक्त वगैरह आता है वो सभी हमें इसको अवॉइड करना है। और पिष्ट भी है, पिष्टान वैसे भी नुकसान करता है। और आँख की जो भी जो कैपिलरीज आँख की होती है, उसके ज़्यादा पिष्ट जो है वो बिल्कुल उसमें ब्लॉक क्रिएट करता है। तो पिष्ट जो है हमें किसी भी तरीके से इसको अवॉइड करना ही करना है। और सुक्त को भी हमें इसको अवॉइड करना है। वमन के अतियोग से भी ये नेत्र रोग हो सकते हैं। ऐसा बताया है कि ज़्यादा वेग से होता है और ज़्यादा वेग होता है, दोनों की वजह से आँख के ऊपर प्रेशर बढ़ता है और आँख के डिसीज हो सकते हैं। जो स्पीडी और झरकी व्हीकल में यदि हम मुसाफिर मतलब ट्रैवल कर रहे हैं तो भी हमारे लिए वो आँख के लिए नुकसान करता है। डिटैचमेंट ऑफ रेटिना होने की संभावना ज़्यादा इसमें रहती है। एक्सीडेंट्स, जो इंजरी थ्रू हेड, वो भी ज़्यादा हमारे लिए तावा नहीं है, तो इससे भी हमें बचना है। फिर
no to drink water or any liquid into too much amount, too much volume, और रात को तो बिल्कुल ही नहीं। तो अति द्रवपान और अति निश्चित द्रवपान दोनों हमारे यहाँ नेत्र के लिए निदान कर बताए हैं। तो ज्यादा इंटेक करने की वजह से हो सकता है कि इंट्राक्यूलर प्रेशर, उनका जो एक्वेस ह्यूमर है उसका प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए और प्रेशर ज्यादा बढ़ जाए, ऐसा हो सकता है। और इसके लिए हमें इसको जरूरी है। ब्राइट लाइट्स जैसे कि वेल्डिंग वगैरह काम करते हैं, और भी कोई ब्राइट लाइट्स है जैसे कि सन को डायरेक्ट देखना है इस तरीके से, और ज्यादा ही हेलोजन के सामने देखना है, तो ये सब जो चीजें ब्राइट ऑब्जेक्ट के सामने देखने की चीज नुकसान करती हैं, मैक्यूला को बर्न कर देती है, नुकसान को अवॉइड करना है। संक्रामक निदान, जब हमारे यहाँ एपिडेमिक चल रहा है उस समय हमें इस कंडीशन से लोगों से दूर रहना है। जैसे भी हमारे यहाँ प्रसंगात गात संस्कार करके जो बताया है, वस्त्र माल्यानुलेपना, ये सब चीजें जो संक्रमित व्यक्ति ने यूज की है उसका हमें यूज नहीं करना है। ये सब हमें समझ के इसके दूर रहना है। तो ये भी एक निदान परिवर्जन है, और नेत्र रोग से बचने के लिए हमारे बहुत जानना जरूरी है। तो विपर्य ये हमारे हाथ में नहीं होता है कि कब समर की ऋतु में बारिश हो जाए, कब विंटर में बारिश हो जाए, कब मतलब ये बारिश की ऋतु में ज़्यादा गर्मी हो जाए, ज़्यादा ठंडी हो जाए। इस तरीके से जो ऋतु जिसमें होनी चाहिए उसके अलावा दूसरी ऋतु का प्रभाव हो जाए, ये सब ऋतु पहले हमारे इसमें आजकल हमारे उसमें नहीं रहता है। लेकिन उस समय पर हमें प्रिकॉशन ज़्यादा लेना है, और उसी तरीके प्रिकॉशंस सब लेते रहेंगे तो ऋतु विपर्य का जो नुकसान है जो हमें वो नहीं हो पाएगा, गैरलाभ नहीं हो पाएगा। तो ये होता है। तो ये सब चीज़ें जो हमारे शास्त्र में बताई है, तो इस हिसाब से हमें यदि हम करते हैं तो जैसे हमारे शास्त्र में बताया है कि सर्वेंद्रियाणम चक्षु प्रधानम, तो इसको हमें प्रधान इंद्रिय समझ के इसकी रक्षा करनी है। ऐसा हम करते हैं तो ये ईश्वर ने जो ये कलरफुल दुनिया बनाई है, बहुत महत्वपूर्ण दुनिया बनाई है, बहुत अच्छी दुनिया बनाई है, बहुत अच्छे अच्छे लोगों की दुनिया बनाई है, तो ये सब हम लोग अच्छी तरह से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और ईश्वर का सानिध्य भी हम इसी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। मैं प्रिंसिपल सर कॉलेज का और खास करके शाला के डिपार्टमेंट का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर रेखा, डॉक्टर संतोष, मैं तो धन्यवाद देता हूँ कि इस प्रकार का कार्यक्रम आपने आयोजित किया और मुझे अपना जो विचार है आप लोगों के समक्ष व्यक्त करने का मौका दिया। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने इतने अच्छे से, जितना हम लोग का जो 5 इंद्रियों में से आई को इतना इम्पोर्टेंस देते हो, उसका हम लोग कैसे उसका मतलब रक्षा कैसे करें, इतना डिटेल आपने बताया। जो कि शास्त्र में जो लिखा हुआ वो तो है ही, उसके साथ साथ प्रैक्टिकली भी आपने इतना अच्छा से उसको डिस्क्राइब किया कि प्रैक्टिकली हम लोग क्या क्या चीज और कर सकते हैं उसके लिए। ये रियली सर बहुत ही हम लोग के लिए यूजफुल है, और मैं चाहूंगा सर ये इस टाइप का जो मार्गदर्शन आपने दिए और इस टाइप का जो आशीर्वाद आपने प्रदान किए, ये हमेशा हम लोग के लिए आप बना रखेंगे। और मैं सर इसी के साथ आपको पूरा जीवन ज्योति आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। और पुनः फिर सर मैं आपको आग्रह करता हूँ कभी ना कभी आपका टाइम फिर से दोबारा आप दीजिए सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। नमस्कार सर। थैंक यू वन एंड ऑल। नमस्कार सर। ओके सर। Let's sleep, sir. Okay. Yes, let's live. Yes, okay, yes, sir. Thank you. Thank you. Yes. Excuse me, sir. Yes. Good afternoon, sir. This is Shilpa from BM's first year. Yes. Yeah. Sir, I was in the whole program, so I just want to ask you a question. Yes, sure. Sir, I just want to know how to prevent from CVC and DVS. There's a huge problem behind us to prevent from. Yes. That computer vision minimum, yes, computer vision syndrome and all gazettes. syndrome. Correct. I do agree with you. And if you want to protect your eyes from this hazard, so first of all, please
have the minimum use of this all the gadgets. And meanwhile, as I have told, please have a practice of palming half an hourly for 5 minutes. Every half an hourly, when you are using your laptop or computer or mobile continuously, well, have a palming. Do palming like this way. Break continuity of your eye, so that I can have a very good relaxation for that, and after that you feel freshness and better. So first of all, you have to do the palming of that. Then if you are using a computer regularly, then you have to do padabhyang every night. When you are go to bed, before go to bed, you have to have padabhyang with Gogrut and Kansya Patra for at least 10 minutes. So what padabhyang will do, padabhyang will remove all the stress occurred by laptop or mobile. So it will be beneficial to you. And third one is Pratimasanasya. When you think that I have to have computer with longer time or even little time, please drop 1 or 2 drop of Gogrut in your nostril, each nostril. Then it also will protect you for the having the stress of the eye. And last one thing, please put 1 or 2 drops of cow ghee in your eye before sleep. So what happened in continuous watching the computer is continuous staring to the computer will create dryness in the eye, because you forget to blink your eyes. And when you are having the computer, most of all us have is a AC room, and most of all AC create the dryness in the atmosphere, including your eyes. So eye become very dry, and continuous process of dryness while using the computer will create dryness syndrome also. At that time, if you do the practice, the pouring of 1 or 2 drops of cow ghee in the eye during the night before go to sleep, that will help you more. So all these things, if you take the precautions of that, you will never get computer vision syndrome. Okay. Okay, sir. Thank you so much. Okay, thank you. Any more questions from the students? Hello? Any more questions from the student, please? Sir, there one more question from my side. Okay. How can Triphala Churn also help in eyes? The Triphala Churn. What? Please repeat your question. How can Triphala Churn Uh, help for eyes? Yes, according to our Acharya, Triphala is a Param Netra Rasayan. It is more than Chakshusya. Jivanti is Chakshusya, Satavari is Chakshusya, Yashtimadu is Chakshusya, Patol is Chakshusya, but Triphala is more than Chakshusya. It is Param Netra Rasayan. What is the meaning of Rasayan? You might be knowing of that. It rejuvenates our cells, and the procedure of rejuvenation of the cell is more in the Triphala as far as the eye is concerned. So and according to definition of Sharir, Shiryate iti Sharir, degeneration or destroy of the cell is the continuous process of our body. To check or to rejuvenate this cell, Triphala is very much useful. So, but how Triphala should be used? It is also given by our Acharyas. If you are Vata Prakriti Pradhan Vyakti, then you have to take it with the tail. If you are Pitta Pradhan Prakriti Vyakti, then you have to take it with the Gogrut.
If you are Kapha Pradhan Prakriti, then you have to take it with the honey. If you can take half gram or 1 gram or 2 gram according to your body, how it react in your body. Sometimes Triphala may be purgative, mild purgative also. If it is so, then you have to reduce the dose. If it is not so, you can have up to 2 grams also. So this way, Triphala can be used in our routine practice to protect the eye, not only to protect the eye, to increase the power of our eye. So this is the role of Triphala in Netra Raksha. Okay, are you satisfied? Yeah, sir. I'm sure. It's Thank you. Thank you for asking. Thank you, Thank sir. you, thank you. Thank you, sir. Again, from whole Jivanjyoti family, sir. And Yes, we'll sir. meet again, sir. Sure, Namaste, sir. Sure. Okay. Namaste. Namaste. Thank you, and thank you all of us. Okay, then we are leaving, sir. Okay. Okay, sir. Fine.